हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज से हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6 मंथ के बाद मैं टेक्निकल कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। 6 मंथ से तो अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा था टेक्निकल। आई होप कि आप इंजॉय करोगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को। ठीक है, तो एक बार आप बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स है या गेट वाले हैं या एएससी वाले हैं। और अगर आप गेट वाले हैं तो ब्रांच क्या है, सेमेस्टर वाले हैं तो ब्रांच क्या है, जरूर बताइएगा। फिर अपन स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी रख लीजिएगा, जब जब जो मैं बोलूँगा नोट करना, उन्हीं पॉइंट्स को नोट करना है। कुछ हम नॉलेजेबल बात करेंगे, उसको नोट करने की नीड नहीं है। जो आपके कॉपी में होना चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा कि आपके कॉपी में क्या होना चाहिए। आप कॉपी रख लिए होंगे, स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी रख लिए होंगे, आप प्रॉपर पेन वगैरह सब कुछ रख लिए होंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि आप कितना इंजॉय करते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को, किस तरीके से लेते हो। तो एक बार आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मेरे को पता चल जाए कि ठीक है कौन कौन से ब्रांचेस के लोग हैं, ये मेरे को थोड़ा सा आइडिया रहे एक बार। ठीक है, और सेशन को लाइक तो मारते रहिएगा यार, थोड़ा सा मजा आएगा। तो चल, और उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जो पहली बार ही स्टडी करने जा रहे हैं। कुछ लोग तो जो मेरे को पहले से जानते हैं तो ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम स्टडी करने वाले हैं, देखो मैं एकदम प्रॉपर इस क्लास के लिए एकदम प्रॉपर रेडी वेडी हुआ, नया शर्ट निकाला। नॉर्मली किसी पार्टी वगैरह में जाना है तो भी मैं वहाँ पे उतना प्लान नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी क्लास के लिए भले चाहिए, ऑनलाइन क्लास है, कोई स्टूडेंट नहीं है, तो भी प्रॉपर माइंड सेटअप, गुड थॉट प्रोसेस के साथ में क्लास स्टार्ट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि यही सब कुछ है, इसी का मजा है, बाकी सब चीज़ तो सेकेंडरी है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लिखा है जीरो टू हीरो। मैं चाहता हूँ कॉपी में पहले लिख लिया जाए कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय उमेश धांडे। मैं चाहता हूँ ये कॉपी पूरी डेडिकेटेड टू मी रहे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय उमेश धांडे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा मैथ्स जो होना चाहिए वो सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपन। अब देखो आपके पास पहले में आपके पास देख रहे हो कि आर्यभट्ट जी की फोटो लगी हुई है, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। क्यों बोला जाता है बताओ, फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स क्यों बोला जाता है? हम बड़े इंटरेस्टिंग बनाएंगे मैथ्स को। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये तो पूरी दुनिया बोलती है। ठीक है, मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा वो मैथ्स थोड़ा तो अलग होगा इस दुनिया से, तो जस्ट देखते जाइएगा। ठीक है, तो मैं बोला कि ये किस लिए आर्यभट्ट जी किस लिए फेमस है, किसी को पता होगा तो बिल्कुल बताइएगा। क्या स्पेशल रहा है इनका इंडियन मैथमेटिक्स में? तो लिख रहे कुछ लोग कि इंट्रोड्यूस जीरो किए करके, इंट्रोड्यूस जीरो किए। ठीक है, जो भी आपका आंसर है कि इंट्रोड्यूस जीरो किए, सही बात। जो पाई आप जानते हो उसका डेसिमल में 4 पॉइंट तक यही वैल्यूज सबसे पहले प्रोवाइड किए थे, और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो ये दिए। तो इनका इंडियन मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा रोल है, और जीरो के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो माइंड में रहता है कि जीरो को इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, ओके गुड। तो जीरो का नाम जीरो प्रोवाइड किया। अब देखिएगा आपके पास कि जस्ट इसलिए हम स्टार्ट किए कि भाई आर्यभट्ट जी से स्टार्ट करना चाहिए, तो पता होना चाहिए बेसिक। अब देखो आपके पास ये जो कोर्स है, ये कोर्स किस किस के लिए है? जो भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स हो, इंजीनियरिंग का जो भी स्टूडेंट्स रहे उनके लिए, जो गेट एस्पिरेंट है उनके लिए, जो भी ईएससी के एस्पिरेंट है उनके लिए। ठीक है, मैं पूरा डिटेल करता हूँ सब कुछ, क्योंकि ये लेक्चर जीरो है। मैं पूरा बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या रहने वाला है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सबको पता रहे कि क्लासेस अपनी चल रही है, सबको पता रहे। ठीक, ओके। ये अब देखो आपके पास सबसे पहले मैं सिलेबस से स्टार्ट करता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है, फटाफट आगे बढ़ूंगा, इसको नोट नहीं करना जब तक मैं नोट डाउन नहीं बोलूंगा। सिर्फ आपकी कॉपी में लिखा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय उमेश धांडे, इसके सिवा कुछ नोट नहीं करना जब तक मैं नहीं बोलूंगा। ये सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है। हर सिलेबस लीनियर अलजेब्रा से नॉर्मली स्टार्ट होता है। कोई भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस जो गेट का बना है वो लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट होता है, फिर कैलकुलस है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे आपके पास दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो वेक्टर एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस।
इसके अंदर में आपके पास कभी कहीं पे ज्यादा लाइन दिख रही होगी, कहीं पे कम लाइन दिख रही होगी, ठीक है। क्या बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रिकल में देखिए आपके पास लीनियर अलजेब्रा लिखा है, कैलकुलस लिखा हुआ, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, वेक्टर एनालिसिस लिखा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये इलेक्ट्रिकल का कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लिखा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स लिखा, एग्जैक्टली सिलेबस सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें कैलकुलस में ही इंटीग्रल और ये आपके पास वेक्टर कैलकुलस इसमें आ गया, वहां पे वेक्टर कैलकुलस अलग से लिखा था, वेक्टर एनालिसिस लिखा था, बाकी सिलेबस सेम। अब ये भी ना सोचे कि दो लाइन एक लाइन में सिलेबस लिखा हुआ है लीनियर अलजेब्रा का, इसका मतलब ये सिलेबस छोटा और ये सिलेबस बड़ा है। मैथ्स में ऐसा कुछ होता नहीं, मैथ्स में ऐसा कुछ होता नहीं कि एक एक लाइन वाइज देखते हैं, बस आपको पता रहे, जस्ट इसलिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि सिलेबस पता रहे, ठीक है। अब सिलेबस में भी देखो कुछ कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का सिलेबस बताया, ये इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस बताया, वही लीनियर अलजेब्रा, वही कैलकुलस, वही डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर वही आपके पास एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इस वाले में भी जो कैलकुलस है इसमें स्टोक्स गॉस और ग्रीन्स थ्योरम है, तो वेक्टर जो कैलकुलस है वो इसमें इन्वॉल्व है, लिख दिया, अंदर ही लिख दिया गया है। क्या डिफरेंट चीज है, अगर मैं डिफरेंट चीज की बात करूं तो इसमें ना जो डिफरेंट चीज है आपके पास वो है, अगर आप देखोगे तो डिफरेंट जो चीज है वो न्यूमेरिकल मेथड, ये न्यूमेरिकल जो मेथड है ये आपके पास डिफरेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में नहीं है, और न्यूमेरिकल मेथड है इंस्ट्रूमेंटेशन के सिलेबस में, और बाकी ब्रांचेस में भी न्यूमेरिकल मेथड है। तो हम ये भी डील करेंगे, न्यूमेरिकल मेथड भी डील करेंगे, ठीक है। ये अब मैकेनिकल का सिलेबस है वही लीनियर अलजेब्रा, वही कैलकुलस, वही डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और न्यूमेरिकल मेथड है, अगेन सेम। इसका मतलब है न्यूमेरिकल मेथड मैकेनिकल वालों को भी, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को भी। सिविल वाले की बात करें तो वही लीनियर अलजेब्रा, वही कैलकुलस, वही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिविल को लिखते समय में वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख दिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख दिया, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स वही न्यूमेरिकल मेथड है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि न्यूमेरिकल मेथड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल और सिविल के सिलेबस में है, और इसका कोई तुक नहीं बनता है कि न्यूमेरिकल मेथड क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में नहीं होना चाहिए, इसका कोई तुक नहीं बनता है। तो कभी कभी मेरे को लगता है कई बार तो लोग एक बार बन गया सिलेबस तो देखते भी नहीं है, यकीनन नहीं देखते, ठीक है, यकीनन नहीं देखते, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कल अगर न्यूमेरिकल मेथड का क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में आ गया तो मार्क्स टू ऑल नहीं मिलेगा। आईआईटी वाले बोलते हैं अरे यार इतना तो आपको आना चाहिए करके, यकीनन अगर न्यूमेरिकल मेथड का क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया और आप बोले कि सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था, ये तो मैकेनिकल, सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन के सिलेबस में था, तो भी मार्क्स टू ऑल वो नहीं जाते, इतनी जल्दी मार्क्स टू ऑल पे नहीं जाते हो, ओके। ये आपके पास केमिकल का सिलेबस है, वही लीनियर अलजेब्रा, वही कैलकुलस, वही डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और न्यूमेरिकल मेथड, ये देख रहे होंगे आपके पास। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो इस साल ऐड हुआ है, ये इंटरेस्टिंग है। क्या आपके पास डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये डी फॉर डेटा साइंस और ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें देखोगे तो लीनियर अलजेब्रा दिखेगा 6 लाइन, सर अभी तो हम देख रहे थे, अभी तक सर लीनियर अलजेब्रा देख रहे थे 2-2 लाइन में था, अभी सर 6 लाइन में हो गया, तो लीनियर अलजेब्रा इतना बड़ा दिख रहा है। आपको पता है कि जो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें मैथ्स ही 40 नंबर है, 36 मिनिमम और मैक्सिमम 40 नंबर, एवरेज 38 नंबर, मैथ्स, ओनली मैथ्स। आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसका मतलब है पेपर 2 कोई भी सिलेक्ट कर सकता है डीए कोड से, पेपर 2 कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये 40 नंबर और 15 नंबर एप्टीट्यूड, 55 नंबर इसी से हो जाएगा। लेकिन आप में से पूरा मैथ्स पढ़ लोगे, उसके बाद डिसाइड करना कि क्या आप डीए भी ले सकते हो पेपर नंबर 2। और जो डेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या सर आप इसमें जो एक्स्ट्रा बातें वो भी कवर करोगे, जैसे प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जो है वो नहीं होता, किसी दूसरे ब्रांचेस में नहीं है, बट आई विल कवर। तो आप इसमें देखेंगे पार्टीशन मैट्रिक्स नहीं है बाकी दूसरे ब्रांचेस में, बट आई विल कवर। तो ये आपके पास जैसे कैलकुलस और ऑप्टिमाइजेशन से टॉपिक वही है आपके पास, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है ये। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है वो ज्यादा है आपके पास, जैसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, इसमें ज्यादा चीज है जब स्टैटिस्टिक्स की बात होती है। क्योंकि तो इसमें देखो चैप्टर में आपके पास क्या क्या है, इसमें पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी सिर्फ 3 ही चैप्टर है, लेकिन डिटेलिंग अच्छा है, सिर्फ 3 ही चैप्टर है। इसका मतलब ये सब बड़े बड़े चैप्टर ही होते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा का डिटेलिंग है, प्रोबेबिलिटी का डिटेलिंग है, कैलकुलस का डिटेलिंग है, तो बड़ा मजेदार मैं ये भी कवर करने वाला हूं, डेटा साइंस वालों को भी कवर करने वाला हूं। ये कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, इस वाले पार्ट को मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरे को आता ही नहीं है, तो मैं डीएम को पार्ट कवर नहीं करूंगा। कभी जिंदगी में मौका मिलेगा तो डीएम को पढ़ाऊंगा, अभी मेरे को नहीं आता डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट कर, लीनियर अलजेब्रा इनको है, कैलकुलस इनको है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। तो कंप्यूटर साइंस वाले इसके लिए मेरे को फॉलो कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। पीआई में वही लीनियर अलजेब्रा, वही कैलकुलस, वही डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आपके पास देखो एक ही लाइन लिखा हुआ है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो कि इनको एक ही लाइन लिखा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और न्यूमेरिकल मेथड। तो एनएम जो है न्यूमेरिकल मेथड तो सभी को है लगभग, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल को नहीं है और कंप्यूटर साइंस को तो नहीं होता है।
ये एक्सी इंजीनियरिंग साइंस है, इसमें लीनियर अलजेब्रा आपके पास है, कैलकुलस है, कैलकुलस में थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग ज्यादा की गई है। जैसे कैलकुलस में डिटेलिंग आपके पास है, सीक्वेंस ऑफ सीरीज करके भी लिखा गया, जबकि कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज तो किसी से भी पूछ लेते, किसी से भी पूछ लेते, इनके में लिखा है स्पेशली, बाकी में लिखते नहीं है ये कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। वेक्टर कैलकुलस वही है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वैसा ही है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के में अलग अलग लिख दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन जब कवर करेंगे तो सब बातें कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वही है, और न्यूमेरिकल मेथड अगेन। इतनी ब्रांचेस के बारे में लिखा, कोई ब्रांचेस छूट गई होगी, जैसे मेटलर्जी वाली ब्रांचेस छूट गई होगी, बायोमेडिकल छूट गई होगी, लेकिन उनका सिलेबस भी यही है। इसलिए ब्रांचेस लिखा कि जस्ट आपको ये ना लगे कि यार हमारी ब्रांच की बात होने वाली कि नहीं, हमारी ब्रांच की बात होने वाली है कि नहीं। तो इतनी ब्रांचेस में लगभग सब कुछ कवर हो जाता है कि इतने ब्रांचेस के लोग, ठीक है। टाइमिंग जो है लेक्चर की वो 7 PM। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो मैं जस्ट सिलेबस की बात किया। अब देखो आपके पास अगर मैं वेटेज की बात करूं तो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यार 35 से 40 नंबर की बात है। 35 से 40 बड़ा नंबर है, 35 से 40 आप देख रहे हो। हाँ, तो 35 से 40 है। इंजीनियरिंग साइंस जो है एक्सी, जिसका कोड होता है एक्सी, ये जो एक्सी जिसका कोड है, ये 15 नंबर का आपके पास, ये 15 मार्क्स के आसपास, और बाकी सब 13 मार्क्स है। जो ब्रांचेस आप जानते हो 13 मार्क्स फिक्स है। बट इंजीनियरिंग साइंस में थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, और डेटा साइंस की तो बात ही नहीं है, वो तो 35 से 40 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये अब देखो आपके पास मैं ईएससी की बात भी कर देता हूं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, थोड़ा बहुत मेरे को आपको लगेगा कि मेरे को पसीना आ रहा है, तो इसलिए क्योंकि ये कुछ दिनों से यहाँ पे एसी काम नहीं कर रहा था, और वो फिर कुछ एजेंसीज वगैरह आ नहीं पाई, और इतने दिन से क्लासेस हो नहीं रही थी, इसलिए आपको लगेगा। तो पंखे वगैरह चल रहे हैं, बट मैं मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, लेकिन मैं पंखे मेरे चारों साइड चल रहे हैं, एसी बंद है, इसलिए थोड़ा बहुत लग सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा ना लगे किसी कॉम्पिटिटर को जो मैथ्स पढ़ाता हो कि देखो सर को पसीना आ रहा है करके ऐसा ना लगे, इसलिए जस्ट बता दिया, ऐसा सोचने की नीड नहीं है, इसमें क्या पसीना आएगा, ठीक है। ओके, देखो ईएससी एग्जामिनेशन जो है आपके पास, इसमें देखो पेपर का पैटर्न कैसे होता है, ईएससी की बता दे रहा हूं। पेपर 1 पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है जनरल स्टडी और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के नाम से होता है, और पेपर 2 4 ब्रांचेस में होता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें से कोई भी ब्रांचेस जो आपकी हो सकती है वो ब्रांचेस का होता है, जो कि पूरा का पूरा टेक्निकल होता है। ये 2 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का होता है, 150 नंबर का होता है, ये 500 नंबर का प्री का पेपर होता है, ये प्री का पेपर होता है 500 नंबर का, ठीक है। अब आपके पास स्टेज 2 में मेंस का एग्जाम होता है, जो कन्वेंशनल होता है, इसमें भी पेपर 1 पेपर 2 होता है, और ये 300 और 300 600 नंबर का होता है, ये 600 और 500 1100 नंबर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास पर्सनालिटी, आपके पास टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, फिर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन हो जाता है। सर आप ईएससी की बात क्यों की है? अच्छा, मैं ईएससी की बात इसलिए की है कि जो पेपर 1 है कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, इसमें जो जनरल स्टडी और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है, इसमें एक पोर्शन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है, ये पोर्शन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है, जो कि पेपर 1 कॉमन टू ऑल है। कॉमन टू ऑल मतलब 4 ही ब्रांचेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, 4 ही ब्रांचेस से लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, ये इसमें कॉमन है। ये बाकी पूरा का पूरा लिखा हुआ है सिलेबस। अब ये देखो आपके पास जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, आपके पास देखो 15 क्वेश्चन अभी ज्यादा आ रहे, पहले तो कम आ रहे थे, लेकिन आजकल देखो पिछले 3-4 साल ज्यादा आ रहे, 30 मार्क्स 28 30 मार्क्स, इतना सी मैथ्स का आ रहा है पेपर 1 में इंजीनियरिंग सर्विसेज के, जो कॉमन टू ऑल है, मतलब 4 ब्रांचेस है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये कुछ टॉपिक लिखे हुए कि 2024 में क्या आया था, 23 में क्या आया था, 22 में क्या आया था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन था ईएससी में। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात करो, तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट अगर हो तो आपका जो टेक्निकल पेपर है उसमें भी मैथ्स से इंजीनियरिंग सर्विसेज में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि जो आप टेक्निकल पेपर दोगे उसमें भी मैथ्स है, और ये मैथ्स का सिलेबस है पूरा का पूरा टेक्निकल पेपर में जितना हम पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को मैथ्स वाइज ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उसके टेक्निकल में भी मैथ्स है। बाकी पेपर 1 में तो मैथ्स का पोर्शन रह गई 15 क्वेश्चन के आसपास, लेकिन उसके खुद के टेक्निकल पेपर में भी मैथ्स है। तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को मैथ्स वाइज ये ज्यादा एडवांटेज है। ये ओवरऑल पूरे सिलेबस की बात किया मैं। अब हमारा सिलेबस कैसा रहने वाला है, ये हमारे सिलेबस की बात करने वाले हैं, ये हमारे सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि पूरा डिटेलिंग किया जाए, फिर स्टोरी बनाई जाए। और अभी तक आप कुछ नोट नहीं किए, क्योंकि नोट करने की जरूरत नहीं है अभी तक, जब तक मैं ना बोलूं नोट नहीं करना है, सिर्फ सुनते जाना है, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास क्या है, हमारा सिलेबस क्या होगा। हम लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट करने वाले, जो कॉमन टू ऑल है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं, फिर कैलकुलस पढ़ाने वाला हूं, फिर प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने वाला हूं, और ये चैप्टर 5 आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये आपके पास है।
ये न्यूमेरिकल मेथड है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ मैकेनिकल, केमिकल और पीआई वाले को होता है, बाकी लोगों को नहीं होता है। फोरियर सीरीज सिविल को और एक्सी वाले को होता है। इसका मतलब है मैं पूरा कवर करूंगा, हाँ ये भी कवर करूंगा, ये सब भी कवर करूंगा, दिस वन, ये ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब मैं ऐसे कि पहले की बात कर रहा था कि वेटेज ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, ठीक है, ओके। हाँ, अब देखिएगा आपके पास, अब आपको लिखना है कॉपी के पहले पेज में, ठीक है। कॉपी के पहले पेज में लिखना है, क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है हम पढ़ने वाले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो ये कॉम्बिनेशन है इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का। बिना इंजीनियरिंग के भी मैथमेटिक्स पढ़ी जा सकती है, हाँ पढ़ते हैं, बीएससी वाले लोग पढ़ते हैं, एमएससी वाले लोग पढ़ते हैं, जो मैथ्स में पढ़ते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स जब इंजीनियरिंग में जब आता है ना, तो ये सब कुछ है और ये मैजिक क्रिएट करता है। मतलब जैसे ही मैथ्स को हम इंजीनियरिंग के साथ ऐड करते हैं, ये मैजिक क्रिएट करता है। तो इंजीनियरिंग प्लस मैथ्स इज एवरीथिंग। अगर इंजीनियरिंग में से मैथ्स को माइनस कर दिया जाए तो नथिंग, कुछ बचेगा नहीं। ये दोनों चीज नोट करना है आपको। ये यहां से स्टार्ट किया कि इंजीनियरिंग में जब मैथ्स इन्वॉल्व होता है तो इंजीनियरिंग प्लस मैथ्स इज एवरीथिंग, और यही मैजिक क्रिएट करता है। और ये हमको स्पेशल बनाता है, कि इंजीनियर को स्पेशल बनाता है। एक इंजीनियर ऐसा हो ही नहीं सकता जो बोले कि उसका मैथ्स वीक है। मैथ्स में तो उसकी कमांड हमेशा होना चाहिए, चाहे मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो या ना हो। हम ट्राई करेंगे फेवरेट हो, लेकिन हो ना हो, लेकिन मैथ्स वीक नहीं हो सकता। तो इंजीनियरिंग प्लस मैथ्स जब कंबाइन होता है तो मैं बोला मैजिक क्रिएट करता है। ऐसी कोई ब्रांच ही नहीं होगी जिसमें बिना मैथ्स के कुछ यूज हो सके, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, हर जगह मैथ्स है। और जब मैं इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व कर देता हूं तो हमारे चारों साइड सिर्फ इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग का डेफिनेशन लिखा हुआ, मैथमेटिक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ। आप जानते हो मैथमेटिक्स क्या? आपके पास स्टडी ऑफ क्वांटिटीज और रिलेशन विद द हेल्प ऑफ नंबर्स और सिंबल्स। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं कि मैथमेटिक्स कैसे डिफाइन करते हैं, इंजीनियरिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, ये भी आपको पता है। स्पेशलाइजेशन है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का। लेकिन जब इसमें मैथ्स इन्वॉल्व करते हैं ना आपके पास, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते तो हमारे सोचने का नजरिया एक बीएससी मैथमेटिक्स और एक एमएससी मैथमेटिक्स से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। आप एग्री करते हो? एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, एक मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, कोई भी ब्रांच वाला हो, उसका मैथमेटिक्स एक बीएससी और एमएससी वाले से अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास सोच होना चाहिए कि हम अपने इंजीनियरिंग में मैथ्स को कहां यूज करते हैं। कई बार हमको नहीं पता होता, एक सिविल इंजीनियर को लगता है कि वो आरसीसी की बात कर रहा है, स्टील स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, वो मैथ्स वर्ड यूज नहीं करता कई बार कि वहां पे हम डिजाइन करने वाले हैं, वहां पे डैम डिजाइन करने वाले। लेकिन एवरीवेयर इज मैथ्स। हर जगह कैलकुलस लगेगा, हर जगह लीनियर अलजेब्रा लगेगा, हर जगह। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां मैथ्स नहीं लगेगा। अलग बात है कभी हम बोलते कभी नहीं बोलते, लेकिन हर जगह मैथ्स लगता है। आप एग्री करते हो कि नहीं? आप एग्री करते हो सभी लोग? अरे सभी लोग आप एग्री करते हो कि बिना मैथ्स के कुछ है क्या? बिना मैथ्स के कुछ है क्या? नहीं है, सब कुछ मैथ्स है। एवरीथिंग इज मैथ्स। ओके, सब एग्री करते हैं इस बात पे? यस, ओके, ठीक है। तो इस बात पे आप एग्री करते हो। तो हमारे कॉपी में सिर्फ आया इंजीनियरिंग प्लस मैथ्स इज एवरीथिंग, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मैजिक। और अगर मैं मैथ्स को माइनस कर दूं तो फिर इंजीनियरिंग में कुछ बचेगा नहीं। दैट मीन्स द बेसिक, नथिंग। मतलब आपके पास सिर्फ इंजीनियरिंग, बेसिक इंजीनियरिंग बोल दोगे आप, बेसिक इंजीनियरिंग। बिना मैथ्स के तो इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस नहीं, आत्मा है मैथ्स उसकी। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक। अब इंजीनियर्स किस में रिलाई करता है? मैथमेटिकल कंसेप्ट में, चाहे कैलकुलस हो, अलजेब्रा हो, स्टैटिक्स हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हर जगह हम यूज करते हैं। ये डिजाइनिंग मशीन्स में आपके पास इंजीनियर्स आपके पास यूज करते ही, आपके पास अब कैलकुलस यूज करते ही है कि कितना आपके पास एफिशिएंट होगा, अलजेब्रा यूज करते ही है कि साइज और वेट आपके पास रेशियो कितना होगा किसी भी मशीन के पार्ट्स का। मूवमेंट्स को अगर पता करने के लिए ज्योमेट्री यूज करते हो तो सब आपके पास है, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सभी लोग डिजाइन मशीन्स वगैरह में सभी लोग मैथ्स यूज करते हैं। इसको नोट करने की जरूरत नहीं, ये तो आप कभी भी देख सकते हो, यूट्यूब में रहने वाला है। क्रिएटिंग स्ट्रक्चर है, चाहे वो ब्रिजेस की बात हो, चाहे वो डैम्स की बात हो, इंजीनियर्स हर जगह स्ट्रक्चर वगैरह सब जगह यूज कर रहा है। कई बार हम बोल नहीं पाते कि मैथ्स यूज कर रहा है, लेकिन सोचो उसकी जिंदगी में मैथ्स ना हो तो क्या कैलकुलेट कर पाएगा, क्या एनालिसिस कर पाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, टाइम नहीं लेंगे इसमें। ये डेवलपिंग मॉडल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, हर जगह, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा को आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इन्वॉल्व करना हो, केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सब जगह इंजीनियरिंग मैथ्स है। अभी एक टाटा टेक्नोलॉजीज आपके पास लिखा हुआ है, टाटा टेक्नोलॉजीज, क्योंकि हम हमेशा बात करते रहते हैं कि आजकल जॉब नहीं है, इंजीनियर्स लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं। टाटा टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप क्या जानते हो? टाटा टेक्नोलॉजीज आप नाम सुने हो?
टाटा टेक्नोलॉजीज का नाम सुने हो आप? हाँ, टाटा टेक्नोलॉजीज का नाम सुने हो आप? टाटा टेक्नोलॉजीज का नाम सुने हो कि नहीं? ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजीज का नाम सुने हो तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। टाटा के तो आप जानते होंगे, टाटा का तो मतलब नैनो से लेके मतलब रेंज रोवर तक सब टाटा ही है। चाहे टाटा पावर हो, चाहे टाटा केमिकल हो, चाहे वो टीसीएस हो, टाटा मतलब टाटा है, नो कंपेरिजन। मैं टाटा टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा था। टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी आप आइडिया रखते होंगे, जो थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज रखते होंगे, तो अभी उनका आईपीओ लिस्टेड हुआ था। जब उनका आईपीओ लिस्टेड हुआ था तो उसका जो प्राइस बैंड था 450 से 500 रुपए था। लोगों को 500 रुपए में मिला था, लेकिन ऐसे मिलता नहीं, आराम से मिलता नहीं। जो आईपीओ लिस्ट हुआ था वो 1250 रुपए में हुआ था, 1200 में हुआ था, जिनको 500 में मिला था। एक मतलब 15 दिन के अंदर ही लकी ड्रॉ से निकलता है, लेकिन 500 से लेके 1200 सीधे 1200 में गया था। अभी सीएमपी जो होगा करेंट मार्केट प्राइस लगभग 1150 के आसपास होगा। अब मैं टाटा टेक्नोलॉजी की बात क्यों कर रहा है? टाटा टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं कि ये लोग इतने इनोवेशन में वर्क कर रहे हैं, स्पेशली जो इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट है, ये एआरडी, ये इसमें वर्क कर रहे हो, और लगभग पूरे दुनिया से 12,000 से ज्यादा इंजीनियर्स लोगों को लिए डिजाइनिंग स्ट्रक्चर के लिए, इनोवेशन के लिए, थॉट प्रोसेस के लिए। तो जो अच्छे इंजीनियर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट इस दुनिया में रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। जो अच्छे इंजीनियर्स है, जो इनोवेटिव है, जिनका कैलकुलेशन अच्छा है, लॉजिकल अच्छे है, जो अपने पे काम करते हैं, जो एफर्ट करते हैं, ऐसे इंजीनियर्स लोगों की रिक्वायरमेंट इस पूरे दुनिया को है, यकीन मानिए आप। इसलिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक एग्जांपल लिया मैं। ये लगभग 12,000 से ज्यादा आपके पास ग्लोबल आपके पास इंजीनियर्स लोगों को लिए, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन और सब कुछ लिखा हुआ है। जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया हम। जस्ट आइडिया रहना चाहिए आपके पास कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास चांसेस नहीं है। ठीक है, अब देखो आपके पास, अब देखिएगा, देखिए आप, ये आपके पास लीनियर एलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स होंगे, वो जो लीनियर एलजेब्रा अगर उनके सेमेस्टर में होगा तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अगर उनके सेमेस्टर में लीनियर एलजेब्रा नहीं है तो वो इस कोर्स को फॉलो ना करें, मतलब लीनियर एलजेब्रा को फॉलो ना करें। अगला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब फॉलो कर ले। अगर लीनियर एलजेब्रा को फॉलो करना है तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं, जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं, और कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बातें देखने को, सुनने को सब मिलेगी आपको, वो देखना रहेगा आपको। और अगर आप आगे सोच के रख रहे हो कि सर मेरे को तो गेट वगैरह देना है, तब तो इससे बेस्ट बात कुछ हो नहीं सकती, तो आपकी चॉइस। और बाकी जितने भी गेट वाले एस्पिरेंट, जितने भी गेट वाले एस्पिरेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जितने भी ब्रांचेस वाले लोग हैं, उनको तो प्रॉपर जो मैं बोलते जाऊंगा वही नोट करते जाना है। देखो स्टोरी ऑफ लीनियर अलजेब्रा आपके पास की मैं सब बात करूंगा। मैट्रिक्स की बात करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि यार जब आप मैट्रिक्स की बात करते हो, लीनियर अलजेब्रा चैप्टर का नाम लिखा रहता है, फिर लीनियर अलजेब्रा लिख के सीधे मैट्रिक्स में पहुंच जाते हो, तो कनेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वैरायटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जितना आपके पास दिख रहा है ये आपके पास ये पूरा का पूरा डिटेल में ऐसे ऑर्डरिंग वाइज पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, एक एक चीज ऑर्डर से पढ़ेंगे, एकदम प्रॉपर वे में सब कुछ रहेगा। सोच भी आपकी प्रॉपर वे में आएगी, एकदम सोच भी। ये चाहे वो वेक्टर स्पेस हो, सेट ऑफ वेक्टर्स हो, ये आपके पास ये कई बार इन वाले टॉपिक में थोड़ा सा लोग उस तरीके से आइगन वेक्टर्स को उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर है, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर है, सब पढ़ेंगे आपके पास। ये बहुत ही बेहतरीन थॉट होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एडिशनल टॉपिक है जो सिर्फ डीए को है। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, पार्टीशन मैट्रिक्स है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये आपके पास प्रोजेक्शन है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है, ये आपके पास एक्स्ट्रा टॉपिक है। ये भी मैं डील करूंगा, जो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लास्ट में डील करूंगा, इस चैप्टर के लास्ट में लिख दिया हूं। आपको कुछ नहीं करना है। एक और चीज आपके पास कि आपको क्या करना है, आपको कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़ना है। आपको पीवाईक्यू गेट एकेडमी की चाहिए तो वो ले लो, बाकी आपको कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन के लिए भी मैं दे दूंगा, डीपीपी भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सब डीपीपी प्रैक्टिस सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। आप एक बार लिख दिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय उमेश धांडे, इसका मतलब है मेरे को लगता है कि अब आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, किसी बुक्स को या कोई भी डेटा शीट को फॉलो नहीं करना है, कोई क्वेश्चन के लिए कहीं नहीं जाना है। सब कुछ मैं दे दूंगा, इतना दे दूंगा कि आपको नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको नीड नहीं पड़ेगी तो कहीं नहीं जाना है आपको। ठीक, अब देखिए आपके पास लीनियर अलजेब्रा में अगर मैं बात करूं कि यार लीनियर अलजेब्रा में मार्क्स क्या रहे, तो डेटा साइंस को 10 नंबर आया था इस साल, 2024 की बात है, गेट 2024 की बात है, और सभी ब्रांचेस में क्वेश्चन आए थे। ध्यान से देखोगे तो सभी ब्रांचेस में क्वेश्चन आए थे, सभी ब्रांचेस में।
तो लीनियर अलजेब्रा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं। और सभी लोग का सिलेबस का पहला पार्ट लीनियर अलजेब्रा रहता है और अच्छा चैप्टर है, थॉट प्रोसेस के लिए अच्छा है, तो लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मेरे को बताओ कि अब अपनी कॉपी में लिखोगे, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लिखो स्टोरी ऑफ डिटरमिनेंट, ये लिखेंगे, नोट डाउन, नोट डाउन, स्टोरी ऑफ डिटरमिनेंट। अब मैं डिटरमिनेंट लिखा, अब आपको लग सकता है कि सर डिटरमिनेंट में पहुंच गया, सुनते तो जाओ आप। डिटरमिनेंट लिखा, एबीसीडी लिखा और मैं लिखा एडी माइनस बीसी, फिर मैं लिखा बीसी माइनस एडी, फिर मैं लिखा एबी माइनस सीडी और मैं लिख रहा एसी माइनस बीडी। अगर मैं बोलूं कि ये ऑप्शन ए है, फिर मैं बोलूं ये ऑप्शन बी है, मैं बोलूं ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी है, और मैं बोलूं कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है एबीसीडी में से कौन सा करेक्ट है। डिटरमिनेंट लिखा 2x2 दिख रहा है आपके पास, डिटरमिनेंट कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कौन सा सही है। फास्ट रिप्लाई करेंगे आप, फास्ट रिप्लाई। एक इंजीनियर से और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे तो आपको पूरे देर तक कनेक्ट रहना है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मजा तभी है जब आप बहुत पूरे तरीके से कनेक्टेड हो। मैं बोल रहा हूं आपको बताना है क्या कि कौन सा सही है। डिटरमिनेंट मेरे को लगता है कि कोई भी 12th क्लास का स्टूडेंट बता ही सकता है, जो भी डिटरमिनेंट पढ़ता है वो भी सिंपल 4 एलिमेंट 2x2 दिख रहा है आपके पास डिटरमिनेंट। मेरे को नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम इस बात को लेके। तो सभी लोग आंसर दे रहे हैं कि सर डिटरमिनेंट जो है, देखो एक तो बी लिख दिया, गजब ही हो गया भाई। कोई अगर बी लिख देगा तो इस दुनिया का कैसे रहेगा वो है, इस दुनिया का कैसे रहेगा। पूरा कनेक्टेड रहना है आपको, सेशन को लाइक शेयर मारते जाना है, लाइक 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 दबाते जाना है। ठीक है, अपन माहौल क्रिएट कर देंगे। आप चाहते हो ना कि अपन माहौल क्रिएट कर दे पूरा का पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, मजेदार होना चाहिए। तो लाइक सेशन मतलब लाइक मारते रहो, शेयर करते रहो, सब लोगों को बुला लो जितने लोग भी है। मैं बोल रहा हूं देखो सब लोग बोल रहे हैं कि सर ए आंसर है, सर बी गलत है, सर सी गलत है और डी गलत है। कि सब लोग बोल रहे हैं कि सर एडी माइनस बीसी सर, बिकॉज वी नो दैट सर, बिकॉज वी नो दैट। एक लिख रहा है ए टू डी आर राइट सर, ए टू डी ऑल आर राइट सर, गजब ही हो जाएगा। ऑल आर राइट बोल दिया, ऑल आर राइट बोल दिया। तो मैं बोल रहा हूं कि ए सही है, इसमें डाउट नहीं आएगा किसी 12th के स्टूडेंट को, या तो आप तो गेट एस्पिरेंट है तो नहीं आएगा। क्वेश्चन ये है कि एडी माइनस बीसी क्यों हुआ होगा, क्यों बीसी माइनस एडी नहीं हुआ होगा, क्यों एसी माइनस एबी माइनस सीडी नहीं होगा, क्यों एसी माइनस बीडी नहीं होगा, क्यों वाई एडी माइनस बीसी। तो हम मैथ्स को कई बार ऐसे सिंपल पढ़ लेते कि सर ये होता है ना, सर ये होता है ना। और मैं बोल रहा हूं कि ठीक है आपके पास टाइम इतना जिंदगी भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग, टीचर इंटरेस्टिंग बना सकता है। तो मैं इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा हूं, जाऊं बनाने जाऊं, मैं इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा हूं। मेरे को कोई बता सकता है कि ये पहला ही वाला क्यों हुआ और बाकी क्यों नहीं हुए। ये कोई बता सकता है कि पहला ही वाला सही क्यों हुआ और बाकी सही क्यों नहीं हुए। क्या आपके पास इसका कुछ, किसी को पता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एडी माइनस बीसी क्यों हुआ, बाकी क्यों नहीं हुए, ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों यूज हुआ। जैसे सी बात कर रहा हूं, किसी को आइडिया आपके पास। हाँ, किसी को आइडिया। ए और बी आर करेक्ट लिखा है भाई सौरभ गुप्ता। अब देखिए ध्यान से कि जब मैं बोल रहा हूं कि यार एडी माइनस बीसी लिख रहा हूं, अब देखिएगा, अब मैं जो जो पॉइंट्स की बात करने वाला हूं, क्या पॉइंट्स की बात करने वाला हूं। लीनियर इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, किसकी, लीनियर इक्वेशंस। जब हम 9th क्लास में रहते थे तब से लीनियर इक्वेशन के बारे में बात होना चालू होती है। 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, 9th से स्टार्ट हो जाता है लीनियर इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसका डिग्री जो है, उसके वेरिएबल का जो डिग्री वो 1 है, जिसके वेरिएबल का डिग्री क्या है 1 इज द लीनियर इक्वेशन। अगर मैं बोल दूं कि सर 2x + 3 = 4x, ये, या मैं लिख दूं आपके पास कि x + 2y = 10। बट अगर मैं बोल दूं कि x² + y = 100, ये लीनियर इक्वेशन है। यस, ये लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है। यस, ये लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो इसकी डिग्री 2। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसका वेरिएबल का जो डिग्री होता है वो 1 होता है, द लीनियर इक्वेशन। क्यों आप सर इक्वेशन में पहुंच गए, सुनते जाओ, अभी अपन यहीं पे आएंगे वापस, तो यहीं पे आना, एडी माइनस बीसी पे आना है अपने को, तो यहीं पे आना अपने को, ठीक है, यहीं पे आना है अपने को। आप क्या करते, थोड़ी देर तक आप कमेंट्स मत करो, ठीक है, कमेंट्स को अपन थोड़ी देर के लिए ऑफ रख देते, अपन सिर्फ बात करते, सिर्फ मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, फिर कमेंट्स को ऑन रखें, कमेंट्स को ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए, जब मैं बोलूंगा तब ऑन करना, कमेंट्स को अपन ऑफ कर देते, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा,
मैं बोल रहा हूं कि यार देखो ये लीनियर इक्वेशन से और ये 9-10 की बातें और स्टोरी कैसे कनेक्टेड होती है कि ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल का डिग्री जो होता है वो 1 होता है। तो ठीक है सर, ये दूसरा, ये तो क्या है सर, द नॉन लीनियर इक्वेशन इज द एक्स स्क्वायर बिकॉज ऑफ द एक्स स्क्वायर द नॉन लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल सही है। ओके, अब अगर मैं बोलूं, एग्जांपल लूं मैं, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये x माइनस वाई इक्वल टू 10, ठीक है सर, ये एग्जांपल है। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, 2 वेरिएबल। तो ये आपके पास हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x और y, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। कमेंट्स अभी आपके पास ऑन कर देना, मैं कुछ चीज पूछते भी जाऊंगा, ठीक है, कमेंट्स ऑन कर दो। मगर पूछ रहा हूं कि x माइनस वाई है आपके पास और इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। अगर मैं बोलूं कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इसके सॉल्यूशन, अगर मैं बोलूं कि यार बताओ इसके सॉल्यूशंस, अगर मेरे को बताना है कि सॉल्यूशंस क्या होंगे, ए बोल रहा हूं मैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सेकंड में बोल रहा हूं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और सी बोल रहा हूं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 3 बातें लिखा मैं x माइनस वाई इक्वल टू 10 के। लिखा आपके पास, बड़े आराम से स्टार्ट किया, बड़े आराम से स्टार्ट किया, आप आराम से देखिएगा यार, थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा। मैं बोला कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है, दिख रहा है आपके पास इतना। अब ध्यान से सुनिएगा कि जब लीनियर इक्वेशन इन 2 आपके पास वेरिएबल इक्वेशन बोला और मैं बोला कि इसके सॉल्यूशंस कितने, x माइनस वाई इक्वल टू 10 के, बताइए आपके पास सॉल्यूशंस कितने, इसके सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग बोल रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन है, कुछ लोग बोल रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नो सॉल्यूशन से x माइनस वाई इक्वल टू 10 के। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि यार x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, अगर आप इसको देखो कि इक्वेशंस क्या है, इक्वेशन को देखिएगा, क्या दिख रहा है आपको, x माइनस वाई इक्वल टू अगर 10 है तो y की वैल्यू कितना हो गया सर, y की वैल्यू सर x माइनस 10 हो गया सर, ये y की वैल्यू x माइनस 10। पता है आपके पास x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितना है सर, माइनस 10। x इक्वल टू 10 पे कितना है, आराम से, इतनी सिंपल चीज है कि कोई भी देख सकता है कि सर ये तो सर 0 है सर, x इक्वल टू 10 पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूं एक्स वाई प्लेन पे और मैं बोल रहा हूं कि यार ये मेरे को ड्रॉ करना है, x इक्वल टू 0 पे कितना है, ये तो सर यहां पे कितनी वैल्यू है आपके पास x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे आपके पास वैल्यू कितना है, यहां पे दिख रहा है आपके पास y की वैल्यू माइनस 10 है, तो 0 कॉमा माइनस 10 है ये, दिस वन। और इस जगह पे कितना है सर, 10 कॉमा 0, ये आपके पास इक्वेशन ये। इसका मतलब है कि x की हर एक वैल्यू के लिए अगर मैं यहाँ पे सब पॉइंट्स अगर देखूं ना कि क्या क्या पॉइंट्स है, यहां पे आपके पास पॉइंट्स है, यहां पे पॉइंट्स है, यहां पे पॉइंट्स है, एक सिंगल लाइन इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। ध्यान देखना आपके पास ये इक्वेशंस क्या है आपके पास, y इक्वल टू सर x माइनस 10, ये एक सिंगल इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन है, एक सिंगल इक्वेशन बट 2 वेरिएबल्स है। इसका मतलब है कि एक सिंगल इक्वेशन 2 वेरिएबल अगर आपके पास है तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो आपके पास x इक्वल टू आपके पास 10 है और ये तो 10 कॉमा 0 भी इसका सॉल्यूशन है, ये जब मैं बोला कि यार x के लिए 0 पुट करो तो 0 माइनस 10 भी इसका सॉल्यूशन है, ऐसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट थे। स्टार्ट देखो मैं कैसे किया, डिटरमिनेंट पे जाऊंगा मैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, पता आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि सर ये लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है बिकॉज ऑफ द x एंड y। इसका मतलब है सर एक सिंगल इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल इक्वेशंस हो और अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सर x माइनस वाई इक्वल टू सर आपके पास 10 था, हम तो सर ऐसा देखना पसंद करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि y की वैल्यू सर आप जब लिख रहे थे तो y की वैल्यू x माइनस 10 था सर, और हम तो सर y इक्वल टू mx प्लस सी लिखते हैं, और बचपन से लिख ही रहे तो सर m की वैल्यू जो होती है वो स्लोप होती है, तो m की वैल्यू 1 हो गया सर, और इंटरसेप्ट की वैल्यू सर माइनस 10 हो गया ये। और सर जब हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं तो इंटरसेप्ट वो होता है आपके पास कि x इक्वल टू 0 पे जो y की वैल्यू को डिफाइन करता है कि y की वैल्यू इतनी होगी, ये दिस वन सर, ये कोई बन गया पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स कितना हो गया 10 कॉमा 0, ये इसका स्लोप कितना है सर, स्लोप इज 1,
इंटरसेप्ट, इस वाले पॉइंट को इंटरसेप्ट बोलते हैं, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द सी, ऐसा भी कई लोग बना लेते हैं। बट फिर भी एकदम मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि यार मैं बड़ा जीरो से स्टार्ट किया हूँ, बड़ी सिंपल से स्टार्ट किया, और मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार ही मैथ्स पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कई लोगों को पहले से आता हो, तो उनको देखना है कि उनको कौन सी मेरी बात को सुनना है। अब कॉपी में नोट कर रहे हैं आप सब चीजें। इसका मतलब है कि सर इसके तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि x की हर वैल्यू के लिए y का एक रिजल्ट आएगा। यस, y की हर वैल्यू के लिए x का रिजल्ट आएगा। ऐसे तो लाखों x की वैल्यू के लिए y सेटिस्फाइड करेगा। यस, लाखों वैल्यू के लिए x की वैल्यू के लिए y सेटिस्फाइड करेगा। इज द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोई यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सर फिर किस केस में, सर फिर किस केस में यूनिक सॉल्यूशन और सर नो सॉल्यूशन होता होगा? सर ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहे हो आप, किस केस में होता होगा? होता है, देखो किस केस में होता होगा तो देखना है अपने को ना। कैसे? जब मैं बोल रहा हूं कि ये आपके पास इक्वेशंस है, अब देखिएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा, ये इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन था अपना। अगर मैं बोल दूं कि एक और इक्वेशन ले लो और x प्लस वाई इक्वल टू 10 ले लो, अच्छा ये लीनियर इक्वेशन है। यस, ये आपके पास जो है वो लीनियर इक्वेशन, देखो ध्यान से, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल है। यस, टू वेरिएबल, और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है पता है? टू इक्वेशन। मैं आपको सब दिखाऊंगा कि आईआईटी के प्रोफेसर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कब कब क्या पूछा गया है। कोई भी चीज हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हर एक चीज को कनेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि आईआईटी के प्रोफेसर आपको क्या पूछते हैं, और आज ही की क्लास में भी देख लेंगे आप बड़े जल्दी ही। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, टू इक्वेशन है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अगर मैं यहां पे बात करूं तो सर ये तो एक 10th क्लास में होता था, 10th क्लास में आपके पास जो होता है 10th क्लास में रहता है। अगर इसको हमको सॉल्व करना है, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं कि सर इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं, तो ठीक है भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे? अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो कितना हो गया? दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू कितना हो गया? 10। ये x इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 कहीं पे भी पुट कर दो, x की वैल्यू 10 पुट कर दिया तो पता y की वैल्यू कितना आ रही है? इसे y की वैल्यू कितना आ रहा है? 0। ये इसका मतलब है कि x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 0 आ रहा है, और बस यही इसका सॉल्यूशन है। तो ये सिर्फ 10,0 को सेटिस्फाइड करेगा, 10,0 को सेटिस्फाइड करेगा ओनली। पता है आपके पास? और कुछ कुछ बातें भी इंटरेस्टिंग होगी 10,0 को। ऐसी जो एक वैल्यू को सेटिस्फाइड करे इसी को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मेरे को पता है कि आप यूनिक सॉल्यूशन कहां पढ़े होंगे, आप नो सॉल्यूशन कहां पढ़े होंगे, आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहां पढ़े होंगे, मेरे को पता है आप कहां पढ़े होंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और पहले ले गया, मैं 10th की स्टोरी पे ले गया, और ये दिखाऊंगा कि गेट में भी पूछा जाता है। यही 10th की स्टोरी, 10th क्लास का है ये आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है 10,0, x माइनस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू 10। ओके, अब देखिए ध्यान से, अगर आप यहां पे देखोगे कि सर इक्वेशंस आपके पास तो ये था, क्या था? x माइनस वाई इक्वल टू 10 था। यस, x माइनस वाई इक्वल टू 10 से जब आप ड्रॉ कर रहे थे तो ये इक्वेशन था, ये x माइनस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू, अगर सर आपके पास 10 हो तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 है तो क्या होगा? y इक्वल टू पता है माइनस एक्स प्लस 10, ये इक्वेशन होगा। इसको भी ड्रॉ कर देंगे अपन, ये देखिएगा ध्यान से, x और ये y, कलर चेंज करते जा रहा हूं, नोट भी करते जाना आप। इसको भी थोड़ी देर पहले ड्रॉ किए थे कि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितना था? y की वैल्यू -10 था सर, ये इक्वेशन आ रहा था सर, ये एक पॉइंट था और ये एक पॉइंट था सर, ये पूरा स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू कितना सर? x माइनस 10 सर। ओके, यहां देखो ध्यान से, y की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 10, x इक्वल टू 0 पे कितना आएगा? 10 आएगा सर। ये ऐसा आ रहा है आपके पास, x इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है सर? 10 आ रहा है। x इक्वल टू 0 पे 10 आ रहा है, तो 0,10 हो गया। कोऑर्डिनेट में हम पहले x लिखते फिर y लिखते, यहाँ पे x इक्वल टू अगर मैं 10 पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा? y की वैल्यू 0, 10,0 आ गया सर, दिस वन। तो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या है पता है? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 10। हाँ, इसको मैं mx प्लस c से भी कंपेयर कर सकता था कि यार स्लोप की वैल्यू -1 है और इंटरसेप्ट की वैल्यू 10 है, जैसा आप कुछ लोग समझते भी होंगे mx प्लस c को। दो स्ट्रेट लाइन बनी है क्योंकि दो इक्वेशन है, वेरिएबल दो ही है, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, टू इक्वेशन है, दोनों अलग अलग बना दिया मैं। लेकिन हमारे पास ये दोनों एक साथ दी हुई थी, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास एक साथ दी हुई थी, एक साथ। अगर मैं इसको एक साथ की बात करूं, इन इक्वेशंस को अगर मैं बोलूं कि एक साथ अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक साथ अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्या होगा? एक साथ अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो एक इक्वेशन तो ये हो जाएगा, दिस वन, ये
दूसरा इक्वेशन क्या होने वाला है? दूसरा इक्वेशन होने वाला है आपके पास ये, सॉरी ये आपके पास होने वाला है। और पता है ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन हमारे पास जो था, ये पहला वाला इक्वेशन था, दिस वन, y इक्वल टू एक्स माइनस 10, यस, ये था आपके पास y इक्वल टू एक्स माइनस 10, ये, और ये आपके पास है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 10, और ये जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे, देखो पॉइंट देखिए ध्यान से, जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे वो ये वाला पॉइंट है, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, 10,0, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं आपके पास ये द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये आपको यूनिक सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये यूनिक सॉल्यूशन देते हैं। इसका मतलब तो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, यस सर, यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ 10,0 सेटिस्फाइड करेगा जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा हो, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं आपके पास। 10th बोर्ड सीबीएसई में एक बार ऐसे इक्वेशंस दिया होता, 10th बोर्ड सीबीएसई में, और पता है क्या पूछा था? पता है, इसका एरिया पूछा था, ऐसे क्वेश्चन था आपके पास, डेटा बस अलग था, और क्या पूछा था पता है कि 2 लाइन दिया था और बोला था कि जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया बताओ। बाउंडेड रीजन कौन सा पता है? ये वाला, द बाउंडेड रीजन। किसमें पूछा था? 10th बोर्ड में, सीबीएसई में। हम तो गेट वाली बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा बहुत सारी चीजें कि गेट में आप पढ़ रहे हो तो कुछ ऐसा चीज है, बहुत सारी चीजें आप ज्यादा अच्छा पढ़े थे पहले, सब भूल गए आप इंजीनियरिंग करते करते। आप 11-12 में भी बहुत सारा मैथ्स अच्छा पढ़े हैं, बहुत सारी चीजें इधर से उधर हो गई, बहुत सारी चीजें आप इंजीनियरिंग मैथ्स करते 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 नॉर्मल मैथ्स बन गया हो। एरिया, इसका एरिया बताओ कितना एरिया आ रहा है आपके पास, इसका एरिया बताएंगे आप, इसका एरिया कितना आ रहा है करके, एरिया बताइए, इसका एरिया कितना आ रहा है, एरिया पूछा गया था। एक एक चीज कनेक्ट करूंगा। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आपको कैसे पता कि 10th बोर्ड के सीबीएसई में क्या है? मैं बोल रहा हूं ना कि जब मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो मैं पूरे तरीके से सोच रहा हूं कि मैथ्स का फ्रीक्वेंसी बहुत ही बेस्ट होना चाहिए, किस तरीके से मैं क्या क्या लेके आऊंगा। इसके एरिया बताओ यार आप, इसके एरिया, अब एरिया 0 लिख रहा है, ये बाउंड्री रीजन का एरिया 0 कैसे हो जाएगा? इतना लिख रहा है आपके पास। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो आपके पास ये कितना पॉइंट्स है, ये आपके पास, ये तो 0,0 है, यस सर, ये 0,0 है। ये कितना आपके पास, ये वाला पॉइंट कितना है, ये डिस्टेंस कितना हो गया सर? एक्स की वैल्यू सर 0 है सर, वाई की वैल्यू 10 है। ये कितना हो गया सर? ये एक्स की वैल्यू 0 है सर, वाई की वैल्यू -10 है। ये कितना आपके पास डिस्टेंस है सर? ये डिस्टेंस 20 है सर। एक ट्रायंगल है जिसका डिस्टेंस आपके पास ये 20, ये बेस मान लो आपके पास। और ये कितना दिख रहा है आपके पास? ये सर, ये आपके पास हाइट मान लो सर की हाइट की वैल्यू जो है वो 10 है सर। कितना होता है एरिया? अच्छा, एरिया की बात अगर की जाए तो सर 1/2 बेस इंटू हाइट सर। इसका मतलब है 1/2 बेस की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? अगर ये ट्रायंगल है तो बेस की वैल्यू 20 और हाइट की वैल्यू 10 है, तो 200 डिवाइड बाई 2 आपके पास, तो ये 100 आपके पास आ गया द एरिया। सर हमसे क्यों पूछेगा? अरे हमसे कुछ भी पूछ सकता है, सब दिखाता हूं मैं आपको, हमको कई बार पता नहीं होता है, सब पूछ सकता है हमसे। तो इसका एरिया 100 आ गया। एक्स्ट्रा बातें की है, यह भी एक्स्ट्रा बात है। कौन सी? कि जो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पे क्या पूछ सकता, तो यहाँ पे पूछने की पॉसिबिलिटी है। मेरा ये बोलना है कि जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो पूछने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो पूछने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और भी बहुत सारी बातें आएगी। हमारी स्टोरी तो हम यहां से थे कि सर क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट हुआ था कि सर ये बाकी 3 क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ करके, और क्यों AD - BC, वहीं पे पहुंचेंगे धीरे धीरे। और सेम टाइम पे हम ये भी बात करने वाले हैं कि कोई हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ये देखो आपके पास 100 आ गया, आपके पास एरिया 100 आ गया। आपको कॉपी में नोट करना है मेरी पूरे पॉइंट्स को। मैं बोल रहा हूं ना कि आपको लगेगा कि हमारे मैथ्स से ज्यादा और कोई भी मैथ्स का अच्छा कंसेप्ट गेट इंडस्ट्री में पढ़ाता है, उसके नोट्स हमसे ज्यादा अच्छे हैं, कोई भी एनीवन, तो आप मत अटेंड करना, आप मत अटेंड करना ना। क्यों अटेंड करोगे? जबरदस्ती थोड़ी अटेंड करोगे। ओके ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं बोल रहा हूं देखो ये आपके पास 100 एरिया की बात करिए। अब मैं देखो एग्जांपल नंबर 2 लिया था, और आप देखोगे ध्यान से कि एग्जांपल नंबर 2 में क्या था। बोले सर 2 इक्वेशन थी सर, 2 वेरिएबल थे, और ये लीनियर इक्वेशन था, साइमल्टेनियस इक्वेशन थी, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, अब 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन थी और यहां तक पहुंच गए हम लोग। तो अब अगर मैं बोलूं, रुक जाओ यार, ये देखो, अब मैं बोल रहा हूं ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेता हूं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं क्या करने वाला हूं, मैं बोल रहा हूं यार देखो x - y = 10 है। बिल्कुल सर। सर ये, अब ये आपके पास जो है x + y = आपके पास 10 था। अब अगर मैं बोल दूं कि यहां से आपके पास 2x - 2y, ये
इक्वल टू 20 हो जाए, दिस वन, ये लिख दो, ध्यान से देखिएगा सर। 2x माइनस 2y इक्वल टू 20 आपके पास है, ये 2x माइनस 2y इक्वल टू 20 है सर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और एग्जाम्पल नंबर 4 में ऐसा लिख दूं कि सर x माइनस वाई इक्वल टू 10 है और 2x माइनस 2y इक्वल टू, अगर मैं इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, x माइनस वाई लिख देता हूं ना इसको, x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये लिख दिया। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखो मैं क्या किया, सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, x माइनस वाई इक्वल 10 और 2x माइनस 2y। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बोल सकते हो कि सर ये इक्वेशन तो सेम है, मतलब सर अगर ये x है ये y है, x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, अभी आप इस इक्वेशन को लिए थे, यस इस इक्वेशन को लिया था, ये इक्वेशन है भाई, ये पॉइंट्स भी हमको पता है सर, ये हमको पॉइंट्स भी पता है, यस ये इक्वेशन है, ये सर ये x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, ओके सर। सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए सर, 2x माइनस 2y है, अगर 2x माइनस 2y को अगर ड्रॉ किया जाए और x के पॉइंट पुट किए जाए और y के पॉइंट देखा जाए तो सर पॉइंट सेम होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर पॉइंट सेम होंगे सर, मतलब ये पॉइंट्स यही पे होंगे सर, इसी लाइन पे पॉइंट्स होंगे, इसी लाइन पे पॉइंट्स होंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन तो सेम है सर। अच्छा, दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन है लेकिन दोनों इक्वेशन एक ही जगह पे है। इस टाइप के इक्वेशंस को जब दोनों इक्वेशन एक ही जगह पे रहता है आपके पास, इसको बोलते हैं आपके पास कॉन्सिडेंस कर रहा है, आपके पास एक ही लाइन पे है, आपके पास कॉन्सिडेंस कर रहा है आपके पास, एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है। अब मेरे को बताओ, अगर एक ही लाइन पे है आपके पास तो ये दो इक्वेशन है लेकिन इक्वेशन तो एक ही हो गई, और अगर इक्वेशन एक ही हो गई तो हम स्टार्ट यहीं से किए थे, जब सिंगल इक्वेशन थी तो ये दो इक्वेशन दिख रही है लेकिन इक्वेशन एक है, इसका मतलब क्या होगा, इस टाइप के कॉन्सिडेंस आपके पास अगर लाइन से तो इसको क्या बोलेंगे सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सर। एक्स और वाई की तो सर लाखों वैल्यू सेटिस्फाइड कर जाएगी क्योंकि एक ही लाइन पे है सर, इसमें इंटरसेक्टिंग की तो बात ही नहीं है, ये तो हर पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि एक जो सिंगल लाइन होती है, सिंगल लाइन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, सही है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, नहीं हुआ, हो गया सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि एग्जांपल नंबर 4 में ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, फिर वापस आऊंगा मैं, x माइनस वाई 10 लिखा और x माइनस वाई इक्वल टू 20 लिखा। जब मैं बोल रहा हूं कि एक एग्जांपल में ये लिया हूं, क्या एग्जांपल नंबर 4 x माइनस वाई इक्वल टू 10 लिया मैं और x माइनस वाई इक्वल टू 20 लिया। अब अगर मैं बोल दूं कि देखो यार मैं यहां पर ड्रॉ करना चाहता हूं इस लाइन को, x है ये y, ये यहां पे y की वैल्यू कितना है सर, y की वैल्यू तो हम निकाल रहे थे देर से, इसी इक्वेशन को तो यूज कर रहे हैं, क्या इक्वेशन को यूज कर रहे हैं सर, x माइनस 10 सर। यहां देखो जरा ध्यान से, आपके पास वैल्यू कितना है सर, y की वैल्यू, सर y की वैल्यू जो है सर वो x माइनस 20 है सर, ओके। इसका मतलब है कि अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं कि सर ये इक्वेशन देखिए सर ध्यान से, कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन सर, ये इसके जो दो पॉइंट्स हैं, दिस वन और दिस वन, ये इक्वेशन सर y इक्वल टू सर x माइनस 10 सर। अच्छा, यहां पे अगर आप, यहां पे जब आप बोल रहे थे कि x की वैल्यू 0 पुट किए तब आपके पास y की वैल्यू कितना था, -10, लेकिन दूसरे इक्वेशन में जब आप x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो तब कितना आंसर है सर, -20, ओके। और इसमें 20 पुट करोगे तो 0, जैसे इसमें 10 पुट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सर एक और इक्वेशन है इसके बाजू में, एक और इक्वेशन है इसके बाजू में, ये इसके एक और इक्वेशन इसके बाजू में ये, और ये सर कितना है आपके पास सर, 0, सर -20, अच्छा ये, और ये आपके पास है 20, 0, ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। वो इक्वेशंस क्या थी, वो इक्वेशन थी आपके पास 0, -10 और क्या, और सर 10, 0, ओके। पता आपके पास इस इक्वेशंस को क्या दिख रहा है सर, ये तो पैरेलल लाइन है सर, पैरेलल टू लाइन सर, पैरेलल टू लाइन। अच्छा ओके, अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको पैरेलल टू लाइन सच में दिख रही है तो बिल्कुल सही आप देख पा रहे हो, क्या आपके पास देख रहे हो कि सर तो पैरेलल लाइन है सर, अच्छा तो पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन नहीं हो सकता सर, तो पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशंस होता है, पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशंस होता है। ध्यान से देखो क्या होता है पैरेलल लाइंस में, नो सॉल्यूशन। तो सर इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है, टू इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी कि या तो सर वो सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा अगर लाइन कॉन्सिडेंस कर रही है तो, या तो फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। 3 टाइप के सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है।
या तो फिर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स होंगे। यही मतलब हुआ। अभी भी सर ये समझ नहीं आया कि डिटरमिनेंट से आप यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अभी मैं इक्वेशंस पे गया, 10th क्लास की बातें किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात किया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात किया कि सिंगल लाइन सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट होगा, और दो पैरेलल लाइन जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो नो सॉल्यूशन का मतलब होता है दो पैरेलल लाइंस। ओके, ठीक है। अब इन सबको अगर ध्यान से देखा जाए कि एक्चुअली स्टोरी क्या है, ध्यान से देखा जाए कि क्या क्या हुआ, अच्छा स्टोरी ध्यान से देखा जाए कि क्या क्या हुआ, तो वो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हमको मिल सकते हैं। क्या क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल सकते हैं कि सर पहला जो आप एग्जांपल नंबर 2 लिए थे ना, एग्जांपल नंबर जब 2 लिए थे तो आप क्या लिए थे पता है, x माइनस वाई इक्वल टू 10 लिए थे, और अगला इक्वेशन सर x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिए थे, बिल्कुल यस। फिर सर एग्जांपल नंबर 3 में आप क्या किए, x माइनस वाई इक्वल टू 10 लिखे, और फिर 2x माइनस 2y इक्वल टू 20 कर दिए। ओके, फिर एग्जांपल नंबर 4 में क्या लिया यार, मैं लिया x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये किया था आपके पास, और नेक्स्ट आपके पास लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 20। ऐसा करके 3 आपके पास इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस जी। पता है इस इक्वेशंस को अगर मैं, इसके वेरिएबल को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में अगर डाल दूं ना, तो ये होगा 1 माइनस 1, ये 1 1 होगा, दिस वन, ये आपके पास होगा 1 माइनस 1 2 और माइनस 2, और ये होगा आपके पास मतलब डिटरमिनेंट के फॉर्म में 1 माइनस 1 1 और माइनस 1। ये मतलब पहले वाले को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा पता है, 1 और 1, और कितना आ रहा आपके पास पता है, ये कितना आ रहा पता है आपके पास, ये 1 हुआ और ये प्लस 1 2 हुआ आपके पास। ये कितना आ रहा है, माइनस 2 और प्लस 2 सर 0, और ये कितना आ रहा है 0। अच्छा हाँ, देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब है सर कि जो डिटरमिनेंट के जो 4 डिजिट थे जिनको रखा गया था, वो कोफिशिएंट थे लीनियर इक्वेशंस के, हाँ कोफिशिएंट थे वो। ये है आपके पास ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस, अगर सर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, हाँ वो यूनिक सॉल्यूशन होता है अगर उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो तो। और सर डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाए तो, डिटरमिनेंट 0 अगर हो जाए ना तो फिर दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो नो सॉल्यूशंस की या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की, ये। लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 ना हो तो फिर यूनिक सॉल्यूशंस होता है आपके पास, वो डेटा वहीं से आया था आपके पास। तो जब लीनियर इक्वेशन पे एनालिसिस किया जा रहा था तो सर डिटरमिनेंट की जरूरत क्या थी सर, तो बड़ा सिंपल था, डिटरमिनेंट क्यों बनाया, स्टोरी बढ़ेगी ना आगे आगे। तो ये आपके पास ध्यान से नोट करना है कि वो कोफिशिएंट इसके अंदर थे, अभी इस डिटरमिनेंट के अंदर जो एबीसीडी लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कल कोई पूछ ले, वापस जा रहा हूं ध्यान से, फिर वापस आऊंगा, आपको अब नोट करते जाना है आप, जब तक मैं रोकू ना। तो सर एक्चुअली डिटरमिनेंट क्या चीज है, एक्चुअली डिटरमिनेंट डिटरमाइन करता है क्या, डिटरमिनेंट क्या करता है पता है, डिटरमाइन करता है क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। डिटरमाइंड एक्चुअली क्या करता है, डिटरमाइंड डिटरमिनेंट एक्चुअली डिटरमिनेंट डिटरमाइन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसलिए इसका नाम डिटरमिनेंट पड़ा, क्योंकि डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहां से इसकी स्टोरी आई, इसलिए ये सही है क्योंकि यही कोफिशिएंट आपको चाहिए थे। अभी आ रहा हूं मैं, यही 4 नंबर जो होते हैं आपके पास डिस्क्राइब करते, बाकी के नहीं। ये मल्टीप्लिकेशन पहले, या ये मल्टीप्लिकेशन पहले, या ये मल्टीप्लिकेशन पहले, नो नो नो। तो डिटरमिनेंट आप लिखे सब लोग, क्या लिखे आप, क्या लिखे डिटरमिनेंट के बारे में, डिटरमिनेंट के बारे में क्या लिखे कि डिटरमिनेंट डिटरमाइन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। नोट किया आप, इस जगह पे था मैं, ये नोट करेंगे आप, नोट करेंगे आप जो मैं बोला। तो ये ऐसी करके स्टोरी होती है, इसका मतलब है कि पूरी स्टोरी तो सर लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है, हाँ लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है, लेकिन हम लीनियर अलजेब्रा लिखते हैं और अगले ही मिनट हम मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोलना चालू कर देते हैं। इसलिए मजेदार नहीं होता है कई बार कि सर मैट्रिक्स ही पढ़ रहे थे, लीनियर अलजेब्रा चैप्टर का नाम था। कई बार तो एक नॉर्मल स्टूडेंट को यह भी नहीं पता कि यार लीनियर अलजेब्रा चैप्टर था, लेकिन स्टार्ट ही हुआ मैट्रिक्स से, मतलब मैट्रिक्स के जाने तक की स्टोरी भी नहीं पता हमको कि हम मैट्रिक्स में क्यों पहुंचे, बट मैट्रिक्स में पहुंच गए और फिर बोल रहे कि मैट्रिक्स ऐसे लिखते। मैं तो मैट्रिक्स अभी तक यूज भी नहीं किया टर्म।
तो डिटर्मिनेंट क्या डिटरमाइन करता है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। नोट किया आप? डिटरमिनेंट एरिया देता है आपके पास, एरिया किसका देगा? यूनिक सॉल्यूशन का, जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो वो दे देगा आपके पास। देखेंगे आगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। सबको इतना क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार पहले बताएंगे आप, सबको इतना पहले क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को अच्छा पानी, हाँ पहले इतना बताएंगे सबको क्लियर हुआ कि नहीं? इतना सब नोट किया आप लोग? अरे इतना नोट किए कि नहीं? इतना आप नोट किए? इतना नोट किए कि नहीं आप? ऑपरेशन है 7, ऑपरेशन है भाई। सबको ये बात तो क्लियर हुई? आई होप कि सबको क्लियर हुआ। सबको इतना क्लियर हुआ होगा कि यस सर, इतना तो क्लियर हो गया कि डिटर्मिनेंट का जो टर्मोलॉजी डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट कहां से है? डिटरमाइन से। डिटरमाइन से है ये टर्मोलॉजी। क्या डिटरमाइन? सर नेचर ऑफ सॉल्यूशन किसका? लीनियर इक्वेशन का। ओके ठीक है, यहां तक हमको समझ आया कि अच्छा इसका मतलब जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो हमको पता रहेगा, डिटर्मिनेंट जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता रहेगा। तो मैं एक बार वापस जाता हूं, और आप नोट नहीं किए होंगे तो जस्ट नोट कर लेंगे, फिर वापस आ ही रहा हूं मैं। यहां से चालू किए थे अपन, ठीक है, कि क्यों हम ये 4 डिजिट को, क्यों ये डायगोनल को मल्टीप्लाई पहले करते और वो करते करके, क्योंकि यही ये जो कोफिशिएंट है यही डिस्क्राइब करते हैं एक्चुअली बिहेवियर सॉल्यूशन का किसी भी लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, आराम से आपको देखना है। और मैं तो पहले भी बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा कंटेंट, इससे अच्छा सब कुछ भी चीज इससे अच्छा हो, आप किसी को भी फॉलो कर लो। वैसे मेरे को 3-4 क्लास का मौका आप दीजिए, आपको मजा आएगा। मैं तो घुस के ही पढ़ाऊंगा, मैं घुस के ही पढ़ाऊंगा एकदम। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ऐसा बच्चा जिसको मैथ्स से डर लगता है वो आराम से मेरी बातों को समझे, एक एक चीज को नोट करे और आगे बढ़ते जाए, मेरे साथ चलते जाए। ये ऐसा ना हो कि लीनियर इक्वेशन से कोई पूछ ले और बोले कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर, तो ये ना बोल सके कि ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 या उससे ज्यादा होता है उसको नॉन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। द नॉन लीनियर इक्वेशन, इतनी छोटी छोटी बातें कभी कभी क्लियर नहीं होती है। फिर मैं एग्जांपल लेना चालू किया कि एक सिंगल लाइन जो होती है ये हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, और जब 2 इक्वेशंस में सिंगल लाइन बन जाए तो वही तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ओके, यहां तक हम देख रहे थे, एग्जांपल पूरे एक साथ थे, ये एग्जांपल पूरे एक साथ थे, ये कोफिशिएंट के बारे में बातें चल रही थी, बातें चल रही थी। इतना नोट कर लिया आप? इतना सबको क्लियर? इतना सबको क्लियर? आगे बढ़ेंगे अब हम, आगे बढ़े? ठीक है, चलो ओके। अब हम ध्यान से देखते हैं कि यार क्या है, जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं ना, इक्वेशंस की बात करते हैं तो जनरलाइज इक्वेशंस क्या होता है पता है आपके पास? ये बोला जाता है कि यार a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जनरलाइज फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जनरलाइज फॉर्म लीनियर इक्वेशंस का इन 2 वेरिएबल्स। अभी जो हम पढ़ रहे थे वही, मैट्रिक्स में जाने से पहले क्या होता था उसकी बात कर रहा हूं, मैट्रिक्स में जाने से पहले की बात चल रही है। तो होता यह था कि देखा गया कि यार जब 2 लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन से और 2 वेरिएबल्स है, तो देखा गया कि इसमें ना जो नंबर्स है आपके पास, क्या नंबर्स इसमें देखा गया कि अगर मैं बोल दूं कि इसमें a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, अगर ये है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 का अगर रेशियो बराबर नहीं है तो ये आपको ना यूनिक सॉल्यूशन देते हैं, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ये यूनिक सॉल्यूशन देता है। ये देखा गया। सर इसका मतलब तो ये हुआ, हाँ क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब तो ये हुआ कि सर a1 b2 नॉट इक्वल टू, हाँ सर b1 a2, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही मतलब हुआ इसका यूनिक सॉल्यूशन के लिए। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि सर a1 b2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू 0। हाँ भाई, इतना आता है ना सबको सिंबल, ये इधर गया और नॉट इक्वल टू के बाद 0 आ गया। तो सर अगर मैं ध्यान से देखूं कोफिशिएंट को, क्या क्या है?
सर A1 और B1 और A2 और B2 सर। पता है इस डब्बे में रखा जाए, दो लाइंस के डब्बे में, तो पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए रिजल्ट क्या आना चाहिए सर? यूनिक सॉल्यूशन के लिए रिजल्ट आना चाहिए सर ये, सर ये क्या सर, ये क्या, ये A1 B2 माइनस B1 A2 सर नॉट इक्वल टू 0। इस डब्बे का रिजल्ट सर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए सर। ये जो डब्बा दिख रहा है आपके पास, इसका सर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? अच्छा, इसका रिजल्ट आना चाहिए A1 B2 माइनस B1 A2 नॉट इक्वल टू 0। इसलिए A1 B2 ये मल्टीप्लाई हुए पहले 1, बाद में ये मल्टीप्लाई हुए दूसरा, इसलिए बोला जाता है ये डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस ये, इसी को डिटर्मिनेंट बोला जाता है। तो डिटर्मिनेंट की स्टोरी यहां से बनते बनते यहां तक पहुंची थी, ऐसी स्टोरी बनती थी डिटर्मिनेंट की। ये देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, ये आई होप आपको क्लियर। बिल्कुल सर, हाँ नोट डाउन, तो बोलना कि नोटेड डाउन, नोटेड, ठीक है, नोटेड डाउन, नोटेड। मैं मैट्रिक्स पे आया ही नहीं, मैं मैट्रिक्स पे नहीं आया हूं अभी तक। वो मजेदार नहीं होता यार कि लीनियर अलजेब्रा लिखने के 1 मिनट बाद मैट्रिक्स लिखना चालू किया और बोले कि 2 क्रॉस 2 AIJ रोज कॉलम। अरे ये तो बचपन से 12th क्लास का बच्चा भी जो 12th में बोर्ड में फेल हो गया उसको भी पता है मैट्रिक्स से करे, मजा नहीं है उसमें, ठीक है। स्टोरी बड़ी आराम से जाना चाहिए, स्मूथ जाना चाहिए स्टोरी को, नहीं, और सिंपल स्टोरी होना चाहिए। तो आपको दिखा अच्छा ये सर ये एक्चुअली यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, और ये बॉक्स जो डब्बा है जिसको आप डिटर्मिनेंट बोल रहे हो, इसका रिजल्ट तो यही आना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ओके सही है। अब अगर मैं बोलूं आपको कि ध्यान से देखना इस जगह पे, क्या इस जगह पे ये देखना कि अगर ये नंबर A1 बाई A2 इक्वल टू हो जाता तो B1 बाई B2 के, हाँ अगर ये इक्वल टू हो जाता तो यूनिक सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं। जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, क्या पता है? दो पॉसिबिलिटी बनती है, ये दो पॉसिबिलिटी बनती है, नो सॉल्यूशंस की और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की, दो पॉसिबिलिटी बनती है। फिर ये अगर रेशियो बराबर है तो, ये रेशियो बराबर है तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब क्या आपके पास पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मैं बोल रहा हूं कि यार A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, और अगर ये सब रेशियो सेम है, ये आपको देता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा हाँ, और अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, बट C1 अपॉन C2 नहीं है, तो पता है नो सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा। ये नो सॉल्यूशन का मतलब दो पैरेलल लाइन सॉल्यूशन नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कोइंसिडेंस कर रहे, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, एक सिंगल लाइन। ये अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो स्टोरी बना रहा हूं अभी तो। अरे पढ़ा नहीं रहा हूं अभी तो, स्टोरी बना रहा हूं, पढ़ा कहां रहा हूं, तो स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको। इतनी स्टोरी समझ आई? कल आप किसी को बता सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विथ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसके तीन सॉल्यूशन, नो इनफाइनाइट और यूनिक सॉल्यूशन, तीनों के बारे में बातें बता सकते हो ना? अरे बता सकते हो, बोलो ना यार, यस सर बता सकते हैं, ओके ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। नोट किया इतना? तो सर अब तो अगर आप बोल रहे हो कि जब आप बोल ही रहे हो कि सर इक्वेशंस क्या क्या था, सर x माइनस वाई इक्वल टू 10 था, फिर दूसरा इक्वेशन लिखे थे सर x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखे थे सर आप। ये पहला वाला आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 था। जैसे सर आप a1 बाई a2 बोले तो ये आ गया सर 1 बाई 1, ओके। b1 बाई b2 बोले तो ये आ गया सर -1 अपॉन 1। तो जैसे आप इसको देखें कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है,
तो आप तुरंत ही बोल दिए कि यार ये तो यूनिक सॉल्यूशन है जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा था। यस, जैसे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 था, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या था सर, x माइनस वाई इक्वल टू 10 था, फिर थोड़ी देर में आप बोले कि सर 2x माइनस 2y इक्वल टू 20 होगा। हाँ, पता है इसमें आपके पास क्या है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितना है सर, 1/2 सर। ओके, चलो b1 अपॉन b2 की वैल्यू बोलो, b1 अपॉन b2 की वैल्यू बता रहे सर, -1/-2 सर, -1/-2 मतलब फाइनली 1/2 सर। ओके, c1 अपॉन c2 की वैल्यू बोलो यार, c1 अपॉन c2 की वैल्यू। जब अपन c1 अपॉन c2 की वैल्यू बोलते हैं तो आपको 10/20 नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि आपका जो जनरलाइज फॉर्म है उसमें c1 जो होगा, यहाँ पे जो c1 होगा वो -10 होगा, क्योंकि आप इस साइड ले जाओगे, और c2 जो होगा वो -20 होगा। सर समझ नहीं आया? नहीं, समझने की कोई बात ही नहीं है यार, समझने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं जनरलाइज फॉर्म c1 इधर लिखा हूं, देखो ध्यान से, इसलिए ये तो c1/c2 कितना हो गया सर, -10/-20 कितना हो गया, 1/2। सर इसमें तो तीनों रेशो बराबर आ रहे हैं। हाँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि तीनों रेशो बराबर आ रहे हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या होगा सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। हाँ बिल्कुल, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, यही तो बात है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था। देखो, तो आपको मजेदार कब लगेगा, जब आपको ये पता हो कि आईआईटी वाले क्या पूछते हैं। आप हमेशा ये जानना चाहते हैं ना कि सर हम पढ़ तो रहे, वो क्या पूछते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो मैं से पहले से पढ़ चुका है, जो कई सब्जेक्ट पढ़ चुका है, उसको पता है कि मैं स्टोरी कैसे कनेक्ट करता हूं। जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसके लिए हो सकता है थोड़ा सा लगे कि यार मैट्रिक्स चालू नहीं किए, दूसरी कुछ इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो जो लोग पहली बार पढ़ेंगे उनको 2-3 घंटा तो लगेगा कि मेरी स्टोरी कैसे बनती है। ठीक है, सही है सर, आई होप आपके पास दिख गया C1 C2। अगर आप नोट भी करते जा रहे हो तो फिर तो सर एग्जाम्पल नंबर 4 भी लिख दो आप। हाँ, लिख दे रहा हूं क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 10 सर, बिल्कुल। फिर x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो सर a1 अपॉन a2 कितना हुआ, a1 अपॉन a2 हो गया 1/1 यार। ठीक है, फिर सर b1/b2 कितना हो गया, b1/b2 हो गया -1 अपॉन -1 मतलब 1/1। और c1 अपॉन c2 कितना हो गया, c1 अपॉन c2, c1 हो गया -10 और c2 हो गया -20। सर ये 1/2 आ रहा है सर। अच्छा, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, वहां तक तो ठीक है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, बिल्कुल। और इसी को बोला जाता है क्या, नो सॉल्यूशन। दिस वन, ये हम बताना चाह रहे थे अभी तक। ओके, ठीक। इतनी स्टोरी सॉल्यूशन की बहुत बात की है। नॉर्मली आप सॉल्यूशन सबसे लास्ट में पढ़ते होंगे, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ते होंगे। मेरे को पता है कि सॉल्यूशन आप कब पढ़ते होंगे, आप लास्ट में पढ़ते होंगे। लास्ट में क्यों पढ़ते हैं वो भी बताता हूँ, ऐसा थोड़ी कि आप लास्ट में क्यों पढ़ते हैं या लास्ट में क्यों पढ़ाया जाता है, बता देता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ मैं स्टार्ट किया लेकिन स्टार्टिंग से। स्टोरी यही है इसकी कि ऐसे ही बनना चाहिए था स्टोरी। दिखा आपके पास, नहीं कल सिग्नल सिस्टम है यार, 7 बजे कल सिग्नल सिस्टम है, वेडनेसडे लूंगा ये वाली क्लासेस। इतना क्लियर है, इतना बता दीजिएगा कि पूरा नोट करें। अब मैं बोल रहा हूं ना, आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय उमेश धांडे लिखे, आपका बेहतरीन मैथ्स कन्वर्ट होगा अगर आप सोच आप बहुत अच्छा रखना चालू किए और प्रॉपर नोट किए जो मैं बोलते जा रहा हूं। अगर आप इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, इंटरटेनमेंट से आ रहे हो, तो फिर तो ठीक है, इट्स ओके। फिर तो आप कभी भी देखिएगा, आपको लगेगा ही, लोग फिर बाद में कमेंट्स करेंगे, बताएंगे ही आपको कि कैसा है, तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन आप अगर सिंसियर स्टूडेंट है तो एक एक पॉइंट्स को नोट करेंगे। क्लियर? इतना इतना क्लियर? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इतना अगर आपको क्लियर है तो बताइए एकदम यस, ओके, क्लियर। आगे बढ़ूं मैं? ठीक है। अब जब मैं बोला आपके पास कि देखो ये आपके पास था, इसको नोट करने की जरूरत है नहीं सर, ये तो आप बता दिए सर, इसको नोट करने की जरूरत है कि नहीं सर, ये तो बता ही रहते। ठीक है, नोट नहीं करेंगे अपन तो, यही तो पढ़ रहे थे यार, यही तो पढ़ रहे थे ये। अब आपके पास ये बना रहता है बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक में कि यार a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो बोले कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ये हमको नोट करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी वी नो दैट। और एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा जिसको यूनिक बोलते हैं। तो ये टेबल बना हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है इसको बनाने की जरूरत इसलिए नहीं, बिकॉज बहुत अच्छा अपन जानते हैं, यही पढ़ रहे हैं। और अगर सर सब बराबर हो गए तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा, पूरे पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाएंगे, ये इसी लाइन में आ जाएंगे पूरे पॉइंट्स। और इसी को इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं आपके पास, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और ये कॉन्सिडेंट आपके पास लाइन होती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है।
क्या इसको नोट करने की जरूरत है? नहीं, यही तो हम पढ़ रहे थे। यस, यही हम पढ़ रहे थे, तो इसको नोट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। किसको? इस टेबल को। ये और फिर इसके बाद है कि C1/C2 के बराबर ना हो तो इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, दैट मीन द नो सॉल्यूशन। तो हमको पता चला 3 टाइप के सॉल्यूशंस की बात होती है। ओके सर, ठीक है, इतना तो पता चल गया। ये आपके माइंड में क्वेश्चन कुछ कुछ आ भी रहे होंगे कि सर हम तो हमेशा लास्ट में पढ़ते थे, आप स्टार्ट ही इससे किए हो जहां पे हम एंड करते थे इस चैप्टर को। ये आपके पास आप बना सकते हो, कॉपी में नोट्स में रहना चाहिए क्या कि यार यही आपके पास था, यही वाली इक्वेशन अपन लिखे। इसकी 2 पॉसिबिलिटी, आप इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन जो होता है या तो यूनिक, जो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है उसमें सॉल्यूशन हमेशा होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जो इनकंसिस्टेंट होते हैं उसमें सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। तो जब आप आगे पढ़ते जाते हो, अभी तो मैं स्टोरी बना रहा हूं यार, याद रखना मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी तो स्टोरी बना रहा हूं। तो 2 टाइप के लोग सिस्टम की बात करते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के अंदर ही दोनों चीज आ जाती है, यूनिक सॉल्यूशन भी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जिसका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होते हैं, जिसके सॉल्यूशन नहीं होते वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। इसलिए कंसिस्टेंट के साइड में यूनिक भी आ गया और इनफाइनाइट भी आ गया। ये और यहां पे एक ही चीज आया आपके पास, बाकी रेशो वही है, कोफिशिएंट का रेशो, इसको नोट कर सकते हो आप। इसको नोट कर लीजिए। मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? अच्छा, उस स्क्रीन में नहीं दिख रहा हूं ना, समझ गए। नहीं नहीं ठीक है, मुझे लगा था कि इसको सेट किया था ना उस समय। ठीक है, हाँ नोट कर लिए तो बताइएगा। हाँ, ये नोट कर लिए तो बताइएगा कि यस सर 2 टाइप के होते हैं आपके पास। मैं तो अभी स्टोरी बना रहा हूँ, आपकी कॉपी में स्टोरी चालू है अभी तो स्टोरी चालू है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी लिख लिया हम लोग इतनी जल्दी, पहली क्लास चल रही है, अभी तो मैट्रिक्स चालू भी नहीं किया। आप हमेशा मैट्रिक्स पढ़ने के बाद ही ऐसी बात करते हो, यकीनन मैट्रिक्स पढ़ने के बाद ही ऐसी बात करते हो। लिख लिया आप? हाँ, सिग्निफिकेंस क्लियर रहना चाहिए कि जब आप बोलते हो कि यूनिक सॉल्यूशन दैट मीन द इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे पे लाइन टच कर रही है, इसका मतलब है कि कॉन्सिडेंट लाइंस होना चाहिए आपके पास। और अगर इनकंसिस्टेंट बोल रहे हैं इसका मतलब पैरेलल डिसजॉइंट लाइन होना चाहिए, फिर द पैरेलल लाइंस। ठीक है, ओके चलो। अब देखो आपके पास कि ये आया था 2008 आईआईएससी बेंगलोर का क्वेश्चन, ये 2008, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, 2008 का आईआईएससी बेंगलोर का क्वेश्चन था और आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये देखो, ये क्या पूछा गया कि भाई 4x + 2y = 7 है और 2x + y = 6 है। ये तो लीनियर इक्वेशन है बिल्कुल सर, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है बिल्कुल, ये तो सर लीनियर इक्वेशन है। अरे बिल्कुल भाई, तो सर ये तो सॉल्व ही हो गया ना। कैसे सर? ये तो सॉल्व हो गया कैसे बताओ यार। कोफिशिएंट a1 की वैल्यू कितना है सर? a1 की वैल्यू 4 है सर। अच्छा, और b1 की वैल्यू कितना है सर? b1 की वैल्यू सर 2 है सर। और c1 की वैल्यू कितना है सर? c1 की वैल्यू जो है वो -7 है। a2 की वैल्यू कितना है सर? a2 की वैल्यू सर 2 है सर। b2 की वैल्यू कितना है? b2 की वैल्यू सर 1 है सर। c2 की वैल्यू कितना है सर? -6 है। यार मेरे को बताओ यार, a1/a2 = b1/b2 हो रहा है क्या? यस सर, a1/a2 = b1/b2 हो रहा है सर। 4/2 और 2/1 2 होता है सर। इसका मतलब है कि सर ये तो नो सॉल्यूशन हो गया, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। c1/c2 कितना आ रहा है सर? c1/c2 तो सर 7/6 आ रहा है। क्या बराबर है क्या? नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि सर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सर, बिकॉज a1/a2 = b1/b2 तो है, लेकिन सर c1/c2 नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो बन गया, हाँ खत्म हो गया। वो तो देख के भी बताया जा सकता था, द नो सॉल्यूशन। तो सर ये तो सर 2 वेरिएबल इक्वेशन है सर, ये गेट में 2 वेरिएबल इक्वेशंस आता है क्या? हाँ मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, बस सुनते जाइए। क्यों नहीं आएगा? ये 10th क्लास का क्वेश्चन है,
10th क्लास का क्वेश्चन है, 10th बोर्ड का। मतलब ऐसे क्वेश्चन 10th बोर्ड में आते थे आपको जब आप बहुत छोटे थे। ये आईएससी बेंगलोर 2008 का क्वेश्चन दिखाया मैं, ठीक है। ये देखो जरा ध्यान से। अब देखो यार, किसी किसी को कुछ बोलना है, इसको लिखा है सर आप पढ़ा रहे हो सही सर, बट कंट्रोल नेटवर्क जैसा मजा नहीं आ रहा, गेट एस्पिरेंट। ओह देखो यार क्या है, मैं तो पहले ही बोला हूँ, मेरे को ना एकदम ही क्लियर रहती चीज़ें, एकदम ही क्लियर। मैं बहुत कॉम्पिटेटिव पर्सन, बहुत बहुत ध्यान से लोगों को देखता हूँ कि जब मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं फिर बहुत केयर करता हूँ इस बात का, मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सी चीज़ कनेक्ट कर रहा हूँ, कौन क्या बोलता है, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, तो अच्छा से अंडरस्टैंड करता हूँ, एकदम अच्छा अंडरस्टैंड करता हूँ, ठीक है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि 3-4 क्लास तक आप देखो, और आपको लग रहा है किसी दूसरे का अच्छा है तो आप दूसरे का बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। मैथ्स का स्टाइल मेरा एकदम अलग होगा, नेटवर्क का स्टाइल अलग होता है, कंट्रोल का अलग होता है, एनालॉग का अलग होता है, ठीक है। ये देखो आपके पास हुआ नो सॉल्यूशन, दिखा सबको, दिखा अभी? अरे आंसर देते जाना है भाई, आंसर देते जाना है आपको। नो सॉल्यूशन हुआ अभी? दो 2016 में फिर से उसी 2016 में जो क्वेश्चन था आईआईसी बेंगलोर का था, ये क्वेश्चन क्या लिखा था, क्वेश्चन को रीड करो जरा, क्वेश्चन को रीड करो, बताओ कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका फॉर्म mx प्लस सी है जो पास हो रहा है ओरिजिन से, बिल्कुल सर। और सर x, y पे 2, 6 से द वैल्यू ऑफ द m इज, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। हाँ, m की वैल्यू बताना था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, m की वैल्यू बताना था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, बता दो भाई, अरे बता दो फटाफट। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अरे आंसर बताओ, कितना आंसर, कितना आंसर, m की वैल्यू कितना आंसर बता दो आप, एकदम कनेक्टेड रहो, एकदम एकदम कनेक्टेड। क्या क्वेश्चन है बताओ आपके पास? क्वेश्चन ये है कि ये y इक्वल टू mx प्लस सी का जो इक्वेशन होता है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी का इक्वेशन क्या होता है? वो ये होता है, ये x है, ये y है, यस सर, ये आपके पास ये इक्वेशन होता है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं c, इसको स्लोप बोलते हैं m। बोल रहा है कि ये पास हो रहा है ओरिजिन से। जब कोई बोल रहा है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका क्या मतलब है? ये c से पास होता है, ये c से पास होता है, इंटरसेप्ट से पास होता है। और कोई बोल रहा है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब है वो बोल रहे हैं कि c की वैल्यू 0 है, ये गिवन है, स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन है कि c की वैल्यू 0, इंटरसेप्ट की 0। अगर ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो तो इंटरसेप्ट की वैल्यू 0, और अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 तो पता है y इक्वल टू mx आ गया बस। अच्छा हाँ, y इक्वल टू mx आ गया। अब अगर कोई पॉइंट लिखा है x, y, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 2 है, तो 2m हो गया। तो m की वैल्यू कितना हो गया? 6/2 सर, 3 हो गया, सॉल्व हो गया। आप कुछ लोग आंसर दे भी रहे थे, कुछ लोग आंसर दे भी रहे थे। ये देखो m की वैल्यू 3 आ गया, देखो जरा ध्यान से। यस सर, ये तो आंसर आ गया, हाँ आ गया, कोई बात ही नहीं है। अरे आंसर आ गया भाई, बस देखो ना आपके पास, आप आगे बढ़ते जाओ। आ गया भाई, कनेक्टेड रहेंगे तो आप बहुत फायदे में रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, पूरे देर तक सुनते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा मैथ्स करवा दूंगा मैं अभी मैथ्स ना आईआईटी लेवल का पढ़ने जा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, बहुत सारे पूरा बुक्स भर लिया हूं, पूरा लाइब्रेरी से मैथ्स का, इसलिए किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आईआईटी लेवल का मैथ्स पढ़ रहा हूं, अब मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं आईआईटी लेवल का, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर एनीथिंग, आपके गेट में इतना नहीं आता टफ मैथ्स, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं, ओके ठीक है, ध्यान रखना आप। चलो, ये 2016 आईआईसी बेंगलोर का, 2016 में 2, इसका मतलब सर आईआईसी बेंगलोर वाले को तो सर ये बड़ा पसंद है। अब ऐसे तो मैं बोलता हूं कि एक आईआईटी, एक आईआईसी से एक किसी से जगह से फ्रेम होता है, तो एक टाइप का जो टीचर होता है उसको पसंद होती कुछ बातें। ये देखो क्वेश्चन की बातें सेम है, कैसी बातें सेम है? अरे वही यार, लीनियर इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल 2, साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया, क्या दिया बताओ? बोल रहा है कि सर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द साइमल्टेनियस एल्जेब्रिक इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 3 और y इक्वल टू 3x प्लस 5, सर बताओ कितना होगा करके। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। सर मैं तो अभी इतना सीख चुका हूं ना कि सर y इक्वल टू 3x प्लस 3 है, हाँ, और सर मैं अगर ना y इक्वल टू 3x प्लस 5 है सर, ये देखो सर, तो सर ये तो दो अलग अलग इक्वेशन हो गई ना सर। इंटरसेप्ट एक का 3, इंटरसेप्ट एक का 5 है, तो सर ये तो दो स्ट्रेट लाइन हो गई सर, दो पैरेलल लाइन नहीं हो गई सर।
हाँ सर, अभी तो मैं कोफिशिएंट नहीं देखूंगा तो भी पता है कि सर ये तो दो पैरेलल लाइन है सर। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा इसका, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है जीरो सर, नो सॉल्यूशन सर। ये y इक्वल टू सर 3x प्लस ये y इक्वल टू 3x है, x इक्वल टू जब जीरो पुट करेंगे तो 3 होगा, x इक्वल टू जब मैं आपके पास पुट करूंगा देखो y इक्वल टू 3x प्लस 3 है, स्लोप की वैल्यू जो है वो कितना है सर 3 है सर, x इक्वल टू जीरो में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ये एक इक्वेशन है आपके पास। दूसरी इक्वेशन यही आपके पास है, बस इंटरसेप्ट 5 है, तो पता है आपके पास ऐसे दो लाइन है, एक इंटरसेप्ट 3 और एक इंटरसेप्ट 5 इज द पैरेलल लाइंस, मतलब बिना कोएफिशिएंट देखे ही नो सॉल्यूशन सर। कितना सिंपल बात है। और किसी को कोएफिशिएंट देखना रहता तो क्यों नहीं बता देते यार कि y इक्वल टू 3x प्लस 3 है, y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, हमको दिख ही रहा है कि C1/C2 का रेशियो अलग है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 का रेशियो अलग, A1/A2 और B1/B2 सेम है, बट C1/C2 सेम नहीं है। हमको इतना आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे को याद हो गया कि सर मैं तो याद कर लिया हूं सर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, मंत्र 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 मंत्र, नो सॉल्यूशन सर। अच्छा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 सर यूनिक सॉल्यूशन। भाई ऐसा नहीं पढ़ना है यार, ऐसा नहीं पढ़ना है, और ऐसा मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं। हम जो बोल रहे, जो लिख रहे, पता रहे क्या बोल रहे क्या लिख रहे, क्या बोल रहे क्या लिख रहे पता रहे। नहीं, सबको क्लियर? तो नो सॉल्यूशन दैट मींस जीरो सॉल्यूशंस। चलो अच्छी बात है कि आपको ये बात पता है। ओके, अब देखो ध्यान से क्या है कि सर अब तो सर ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हाँ कभी भी आ जाए, 10th बोर्ड वाला भी अच्छा स्टूडेंट बना ही लेता है, बट गेट में भी आया है तो बता दिया, स्टोरी यही से स्टार्ट होना चाहिए। आपको पता है कि 9th में और 9th में क्या पढ़ाया जाता है, एक ही इक्वेशन पढ़ाते हैं, फिर 10th में लीनियर इक्वेशन के दो इक्वेशंस रहते हैं और दो ही वेरिएबल रहते हैं। पता है आपको 10th में ना 3 वेरिएबल नहीं रहते, 3 वेरिएबल 10th में नहीं रहते, 2 वेरिएबल तक की चीजें रहती है, देखते जाइएगा बस। अब स्टोरी आगे बढ़ा रहे, अपना आज का स्टोरी खत्म नहीं हुआ है, स्टोरी अपना आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, मेरे को बताओ कि मेरे को इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिएगा एग्जाम्पल 1 लिखना, अब एग्जाम्पल 1, अब आप आपकी कॉपी में नोट कर रहे हैं, आपकी कॉपी में नोट कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो दिल वगैरह बनाते रहिएगा, यूट्यूब का थोड़ा सा माहौल बना रहता है, मजा आता है आपके पास। आप क्रिकेट मैच देख रहे स्टेडियम में और चिल्ला नहीं रहे तो फिर स्टेडियम जाने का क्या मजा। घर में बैठ के थोड़ी कोई व्यक्ति इतना चिल्लाता है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखते हो तो फिर आप घर के समान नहीं देख सकते ना कि सर मैच तो हो रहा है, जो हो रहा है सर अच्छा लग रहा है सर, 6 पड़ा है सर, 6 पड़ा है सर, वेरी गुड, ऐसा थोड़ी होता है। स्टेडियम में तो फिर वो एनर्जी होती है, घर के अंदर थोड़ी चिल्लाते हो आप। तो ये लाइव क्लासेस है, यूट्यूब में लाइव क्लासेस है, तो माहौल इज इंपॉर्टेंट, पूरा दिल बनना चाहिए। अगर आपको मजा आ रहा है तो, आपको मजा आ रहा है तो दिल बनना चाहिए, अगर आपको सच में मजा आ रहा है तो एकदम ठीक है। ये मैं बोल रहा मेरे को सॉल्व करना है यार, पूरा भर दो ना यार, पूरा भर दो, रेड 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 दिखना चाहिए, मेरे को भी तो अच्छा लगेगा। मेरे को डाउट थोड़ी अपने मैथ्स को लेके, वो डाउट किसी को हो सकता है, दूसरे को हो सकता है कि मैथ्स कैसे पढ़ा लेंगे, मैथ्स क्या, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, कुछ दूसरे लोगों को डाउट हो सकता है, मेरे को डाउट नहीं है अपने पे, मेरे को अपने पे डाउट वाउट नहीं है। ओके, हाँ तो पूरा दिल 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 रहना चाहिए। अब देखो आमिर अली भी, आमिर अली लव यू डियर। हाँ अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो जब हम 11-12 में थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो यहाँ पे स्टोरी आती है। अब देखो बड़े बच्चे की स्टोरी चालू हुई, वो गेट में आता है, लेकिन छोटे बच्चे की स्टोरी भी आता है, बड़े बच्चे बने। अब हम सर थोड़ा 11-12 में गए सर, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ वास्ता, वो पता है क्या है, अगेन सर लीनियर इक्वेशन। क्यों? जितने भी वेरिएबल उनका डिग्री 1 से ज्यादा नहीं है, नॉन लीनियर बना दोगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे भाई आप, तो लीनियर इक्वेशन है सर। ठीक है चलो, तो बात ये हो रही कि सर ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ तो पहला पॉइंट तो हुआ कि सर ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट सर 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स, क्या क्या वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक्स वाई जेड, बिल्कुल। थर्ड आपके पास 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस, 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन है आपके पास ये, और मेरे को सॉल्व करना है कि भाई एक्स वाई जेड के लिए। यस, ध्यान से सुनते जाइएगा, बिल्कुल क्लियर है कि सर लीनियर इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है और साइमल्टेनियस इक्वेशन। और हम बच्चे जो बड़ा होता है तो 11-12 में जब जाता है तो 3 वेरिएबल के साथ सामना होता है उसका, 3 वेरिएबल्स आ गए।
ठीक है, 3 वेरिएबल्स आ गए। अब इसको सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व तो कर ही डाल सकते। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, सॉल्व कर ही डालेंगे अपन। ये आपके पास 3 इक्वेशन है। मैं ध्यान से अगर इसको देखूं कि सर मेरे को इसको सॉल्व करने का मन कर रहा है, हाँ, तो सर सॉल्व तो कर ही डालते हैं अपन। कैसे सर, 1 - 3 कर लेते हैं ना सर, एक्स वाई इसमें भी जेड है, ये माइनस जेड हो जाएगा। अगर मैं लिखूं कि सर ये क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 है। 1 फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं हैंडल कर लूं तो सर मैं 1 - 3 कर देता हूं ना सर, हाँ, तो सर 1 - 3 किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर दिया, तो क्या हुआ सर, एक्स और वाई कैंसिल आउट, 2z हो गया सर। तो 2z इक्वल टू कितना आ गया सर, 24। तो z की वैल्यू 12 आ रहा है, ठीक है सर, z की वैल्यू 12 आ गई, सही है, z की वैल्यू 12 है, ओके। अब z की वैल्यू अगर 12 है तो सर 12 पुट कर देते ऊपर वाले में, अच्छा हाँ, x प्लस वाई, z की वैल्यू 12 पुट कर देते, ये 24 था, तो सर ये इक्वेशन चेंज हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 12 में, सर बिल्कुल सही है। दूसरे में भी सर पुट कर देते सर z इक्वल टू 12, 5x प्लस 3y, और z की वैल्यू 12 है, और ये कितना है 56। ये इक्वेशन भी चेंज हो गया किस में, 5x प्लस 3y, और मैं अगर बोल दूं कि क्या हुआ, 56 में से 12 गया तो 44, हाँ 1 1 1 44, ये 44 आ गया सर, x प्लस वाई 12। सर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं ऊपर वाले में, 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ गया आपके पास, यही पे लिखूं मैं, इतना सिंपल कैलकुलेशन यही पे लिख देता हूं सर, 3x प्लस 3y, हाँ 36 सर, ठीक है सही है। और ये कितना है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 44 है, माइनस कर देता हूं तो ये गया माइनस 2x इक्वल टू कितना आ रहा है 44, 36 कितना आ रहा है 4 - 8, x की वैल्यू आ रहा है 4, ये भी आ गया x की वैल्यू 4। अगर x 4 है और z 12 है तो सर y तो बता ही दूंगा मैं, हाँ x 4 है तो पुट कर दो यार, x की वैल्यू 4, यस सर, y की वैल्यू निकालना है, और z की वैल्यू कितना है, z की वैल्यू 12 है सर, तो आ गया आपके पास आंसर y की वैल्यू 8। सर तीनों ही x y z की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है ध्यान से अगर देखा जाए, दूसरा स्क्रीन लिया नहीं मैं क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन है और हम हमेशा से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं बचपन से, मतलब 11 12 से। तो सर x कितना आया, x आया यार पता है आपको 4, आप भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व किया, आप भी सॉल्व कर लेते। y 8 आया, और सर z की वैल्यू कितना आ रहा है 12 आ रहा है, अच्छा हाँ, x 4 y 8 z 12 सर, यही आप निकाले होंगे, यही आप निकाले होंगे पक्का, आप भी निकाल लेते, आप भी निकाल लेते, मैं श्योर हूं, हाँ सर निकाल ही लेते सर, जब आप 11 12 बोल ही रहे हो तो निकाल लेते, क्योंकि इक्वेशन बड़ी अच्छी रखी हुई थी, मजेदार इक्वेशन थी जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, टाइम अपना वेस्ट ना हो, ठीक है। निकल गया एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो सर 3 वेरिएबल है आपके पास, और पता है 3 वेरिएबल है, यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि एक्स वाई जेड ये सेटिस्फाइड करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। पता प्रॉब्लम क्या होती है कि जब 3 वेरिएबल होते हैं, पता आपके पास जब 3 वेरिएबल होते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड आ गया, जब मैं सेकंड, अब आपके पास सोच रहे हो, अब आप सोचो ना कि अगर मैं किसी को बोलूं यार एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन, ये पता आपके पास सिर्फ 2 वेरिएबल है आपके पास। जब मैं बोलता हूं आपके पास पता है क्या, ये अगर आपके पास x है, ये y है, ये z है, ये आपके पास अगर ऐसा है x y z, ये 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 3 डायमेंशन है आपके पास, अभी प्लेन के अंदर आ जाता है, ये तो टू डायमेंशन क्वांटिटी है, 3 डायमेंशन क्वांटिटी तो प्लेन के अंदर आ जाता है। तो अब जब ना लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल बोलते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, नोट कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 3 वेरिएबल, ये पूरी दुनिया की हर बुक्स में डिफाइंड है कि भाई 3 वेरिएबल को अपन ऐसा लिख ले रहे हैं, 3 वेरिएबल है। अब 3 वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड हो गया ना, प्लेन बन गया। पहले 2 डायमेंशन था, एक्स वाई प्लेन ही था, अब आपके पास 3 डायमेंशन प्लेन हो गया, नहीं 3 डायमेंशन प्लेन हो गया, अब ये आपके पास है। और अब हम सॉल्व भी किया एक्स वाई जेड, यूनिक सॉल्यूशन आया भी था, यूनिक सॉल्यूशन आया भी था। सर इसमें भी तो ऐसे होता होगा ना सर कि यूनिक आएगा या तो इनफाइनाइट आएगा या तो नो सॉल्यूशन आएगा, हाँ सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, इसमें भी वैसे ही होगा, यूनिक आएगा या तो इनफाइनाइट आएगा तो नो सॉल्यूशन आएगा, 3 ही पॉसिबिलिटी। एक एग्जांपल ये जिसका यूनिक सॉल्यूशन आया, उसका मैं बोल रहा हूं देखो ये आपके पास इक्वेशन से और एक्स वाई जेड है ना 3 वेरिएबल्स, ये 3 वेरिएबल्स। पता आपके पास जब मैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता हूं ना, इसको बना तो पाएंगे नहीं, इसको बना तो पाएंगे नहीं, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता हूं तो अगेन इनकंसिस्टेंट जब होता है तो नो सॉल्यूशंस आएगा भाई, और जब नो सॉल्यूशंस आता है आपके पास तो ये देखो कोई इंटरसेक्शंस आपके पास होता नहीं, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता इंटरसेक्शंस का। ये देखो आपके पास ऐसा होता है आपके पास, ये देखो
या आपके पास ऐसा दो पैरेलल है और एक कट कर रहा है आपके पास, तो कॉमन इंटरसेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जब 3 पॉइंट है तो एक जगह पे तीनों कट करना चाहिए। 2 कट कर रहे, एक कट नहीं कर रहा, सेम जगह पे तो नहीं होता। नो सॉल्यूशन है आपके पास, क्योंकि एक्स वाई जेड है आपके पास। ये नो सॉल्यूशन की फिगर। सर तो टफ दिख रहे, अरे भाई तो 3D है ना भाई, आपको थोड़ी बनाना है, नहीं बनाना है, डोंट वरी फॉर दैट, नहीं बनाना है आपको। नो सॉल्यूशन सर, ये देखो ये सबसे अच्छा तो ये दिख रहा है, 3 आपके पास बना दिया, 3 प्लेट बना दी, 1 2 3, 1 2 3, 3 प्लेट्स, नो सॉल्यूशन। यहां तो कट कर रहा है, अरे 2 कट कर रहे हैं ना भाई, तीनों पॉइंट आना चाहिए इंटरसेक्शन का मतलब। अब अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे और वो 3 वेरिएबल्स होंगे तो एक्स वाई जेड आना चाहिए भाई। ओके ओके ओके। अब देखना, अगर मैं बोलूं कि कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट में 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो एक्जेक्टली 1 सॉल्यूशंस होगा या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर एक्जेक्टली 1 सॉल्यूशन होगा तो ऐसा होगा आपके पास कि एक पॉइंट पे तीनों कनेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट। जैसे भी एग्जांपल लिया था एक्स वाई जेड था, ये इस जगह पे तीनों आ रहे हैं, एक ये आपके पास एक सीट समान रखी हुई है, एक ये सीट रखी हुई है, एक दूसरी सीट रखी हुई और एक सीट रखी हुई है, तीनों का ऐसा आपके पास फ्रेम किया, तो इस पॉइंट पे तीनों एक जगह पे कट कर रहे हैं, ये भी और ये भी। ये आपके पास है एक्जेक्टली 1 सॉल्यूशन को बोलते हैं आपके पास कंसिस्टेंट, और ये यूनिक सॉल्यूशन होगा जब प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे सिंगल पॉइंट पे, जब प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। इसलिए हम कभी भी ग्राफिकल नहीं जाते, किसमें 3D में, कहां कोई पेपर में बात करेगा, कोई दिखाएगा, ऐसे देख सकते हैं बस। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करूं तो आपके बहुत जगह पॉइंट्स पे आपके पास कट करते जाएंगे, प्लेन्स इंटरसेक्ट इन लाइन और द सेम प्लेन, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब है सर ये तो टफ होते जा रहा है, हाँ मतलब यार 3 वेरिएबल में हो गए तो प्लेन आ गया ना भाई, ये देखो प्लेन आ गया, ओके ये प्लेन आ गया, यहां पे आपके पास था नो सॉल्यूशन, प्लेन था आपके पास। ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको कॉपी में कहां बनाएंगे मजेदार नहीं हो, इग्नोर कर सकते कॉपी में बनाते समय। कॉपी में बनाते समय हम क्या लिखे, सिर्फ मैथ्स लिखे, इसलिए तो मैथ्स पढ़ाया जाता है कि कुछ जगह जहां पे ज्यादा देख ना सको, मैथ्स 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 अप्लाई कर लो, ठीक है ओके। ये मैं बोल रहा हूं कि हो क्या रहा है, कंक्लूजन क्या है बोला, 3 वेरिएबल में कंक्लूजन क्या है, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशन इंक्रीज होते हैं तो सॉल्यूशन डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना, टीडीएस और डिफिकल्ट होना चालू होता है भाई साहब। और अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स में मैप्ड कर दे भाई, और अगर मैं रैंक फाइंड आउट कर लूं तो मैं उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं। इसलिए आप लास्ट में पढ़ते हो रैंक की हेल्प से नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हो, इसलिए आप लास्ट में पढ़ते थे, हम भी पढ़ेंगे लास्ट में। लेकिन मैं स्टार्ट कहां से किया, 2 वेरिएबल्स, आप स्टार्ट ही 3 वेरिएबल से करते हो, इसलिए आप लास्ट में पढ़ते हो। तो कभी कभी आप ज्यादा अच्छा पढ़ते हो लेकिन इतनी स्मॉल बारीकियों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। 3 वेरिएबल पढ़ रहे, मैट्रिक्स बना रहे, ज्यादा सोच वोच नहीं रहे, इसलिए आपको मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ते जाएगी, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, फिर वो कोफिशिएंट के फॉर्म में बताना टफ होगा। यहां देखो कितने आराम से कोफिशिएंट के फॉर्म में बताए थे, आपको क्या लग रहा है कि आप हर जगह बता पाओगे ऐसा? यहां देखो कितने आराम से आप कोफिशिएंट के फॉर्म में बता पा रहे थे, देखना ध्यान से कैसे। ये देखो जब क्वेश्चन सॉल्व करने की पहले की बारी है, कौन सी बारी है, ये देखो आपके पास कोफिशिएंट लिखे हुए। सर क्या सर ऐसा सर कोफिशिएंट नहीं हो सकते? सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई साहब, 3 वेरिएबल में ऐसा अगर फिगर बनाओगे और कोफिशिएंट के बारे में लगाओगे, इट्स वेरी टफ। फिर मंत्र भी मंत्र समान हो जाएगा पूरा, कि पता नहीं मंत्र किधर से किधर हो जाए, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस हुआ। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बिहेवियर को प्यार से हैंडल करने के लिए मैट्रिक्स का यूज चालू। ये क्लियर रहना चाहिए, ऐसे थोड़ी मैट्रिक्स आ गया। ये तो ऐसा टेबल इसमें नहीं होगा क्या? नहीं, टेबल हो सकता है ऐसा, बट उसको देख के डर लग जाएंगे, उसके कोएफिशिएंट को याद करके डर जाओगे आप। पता है आपके पास तो क्या होता है, लीनियर अलजेब्रा के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोडिंग में आप यूज कर सकते हो, क्रिप्टोग्राफी में यूज कर सकते हो, इकोनॉमिक्स, ज्योमेट्री, जेनेटिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम्स, ये सब लीनियर अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा के एप्लीकेशन। और भी एप्लीकेशन है, कुछ ही लिखा, और भी एप्लीकेशन। तो हम जब कॉम्प्लिकेटेड होता है, और अगर हम अपनी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हमारा जो सिलेबस है वो 3 वेरिएबल्स है। वैसे तो आईआईटी के सिलेबस में भी 3 वेरिएबल्स वाली बात करते हैं, हाँ मैट्रिक्स बात करते समय 4x4 भी मैट्रिक्स यूज हो जाता है, लेकिन जब कंसेप्ट की बात करते तो 3 वेरिएबल से ज्यादा कोई नहीं पढ़ता है, चाहे वो आईआईटी का भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे आईआईटी का भी क्यों एग्जाम ना हो। तो आपका भी स्टोरी आज तक और सालों से 3 वेरिएबल से आगे बढ़ेगा नहीं, आईआईटी का नहीं बढ़ा तो आपका क्यों बढ़ेगा?
कैलकुलेशन हो सकता है कि मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकालो 4x4 का, डिफरेंट डिफरेंट थिंग, वो तो कैलकुलेशन है कि डिटर्मिनेंट है 4x4 का। कंसेप्ट कंसेप्ट ये आपके पास एप्लीकेशन की लीनियर अलजेब्रा बहुत जगह यूज होता है आपके पास। ओके, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कंक्लूजन ये है कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते, जब 2 वेरिएबल्स से तो मैट्रिक्स की नीड नहीं थी भाई साहब, मैं बता रहा हूं, बनाया तो जरूर था मैं 2x2 का डिटरमिनेंट, लेकिन सच में मैट्रिक्स की नीड नहीं थी, सच में उसके अंदर आने वाली चीजों की जरूरत नहीं थी, वो डब्बा की जरूरत नहीं थी जिसको आप डिटरमिनेंट बोलते हो। लेकिन जब वेरिएबल्स बढ़ना चालू होते हैं तो भाई साहब मजबूरी है, मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर हाथ से इक्वेशन को हैंडल करना टफ हो जाएगा। ओके, पता है क्रिप्टो, आप इसको नोट नहीं करना, क्रिप्टोग्राफी को, क्रिप्टोग्राफी वगैरह में क्या करते हैं हम, इंक्रिप्शन करते हैं, डिक्रिप्शन करते हैं, जैसे प्रिपेयर टू नेगोशिएट लिखा हुआ है, अब हम हर लेटर को एक नंबर प्रोवाइड कर दिए, जस्ट 2-4 मिनट लूंगा, इसको नोट नहीं करना क्रिप्टोग्राफी को। यहां तक नोट कर रहे थे आप, हाँ इसको एक आधी पॉइंट नोट कर सकते हैं कि एप्लीकेशंस क्या होता है, आप लिख दिए क्रिप्टोग्राफी, आप लिख दिए ज्योमेट्री, आप लिख दिए जेनेटिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम्स, जैसे ऐसा कोई पूछता नहीं है बट ऐसे ही, हाँ ये इसको नोट नहीं करना क्रिप्टोग्राफी को। जैसे प्रिपेयर टू नेगोशिएट लिखा हुआ और हर नंबर को हम असाइन किया, देखो ये प्रिपेयर, इसका जो स्पेस है उसको 27 दे दिए, जो स्पेस है 27 दिख रहा होगा आपके पास, ये फिर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन को किए, ये की भेज दिए, ये की भेज दिए और इसके अंदर में ये सब मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा पूरे ऐसे कर दिए, तो फिर ऐसे कर करके हम फिर मैट्रिक्स का यूज चालू हुआ, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी एवरीवेयर। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है वो तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ते ही है, फ्रेम वगैरह की जब बात करते हैं तो पढ़ते ही हो तो मैट्रिक्स, तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो की वगैरह होती है वो भी मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे में रिप्रेजेंट करते। फिर मैट्रिक्स का इन्वॉल्वमेंट चालू हुआ बहुत सारे एप्लीकेशंस में। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपके पास सभी मैट्रिक्स है, ये फ्रेम पर सेकेंड हम रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी एवरी फ्रेम जो होता है ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले स्टोर्ड होता है मैट्रिसेस में। ये इन कंप्यूटर ग्राफिक्स एवरी एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स व्हिच आर पिक्सेल्स, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में सब कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, नोट नहीं करना है इसको। मैटलेब में भी, मैटलेब इज ऑल अबाउट द लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर अलजेब्रा, ये मैटलेब अगर आप पढ़े हो तो कभी भी हम ऑपरेशंस मैट्रिसेस में कर सकते हो, रिजल्ट बड़ा फास्ट निकाल सकते हैं मैटलेब प्रोग्रामिंग में भी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि वो तो नोट नहीं करना था। अब देखो ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब इसको मैट्रिक्स मैपिंग करते तो ऐसा लिखते हैं और इसके बाद ये एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखते, पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, बता रहा हूं बस, और फिर इसका रैंक निकालते हैं। सर रैंक क्या होता है, पढ़ा ही नहीं रहा हूं यार, रैंक कहां आ गया, अभी रैंक कहां पहुंच जाऊंगा, मैट्रिक्स स्टार्ट नहीं किया हूं, बता रहा हूं, नोट कर सकते हो इतना बस कि रैंक की हेल्प से हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका मतलब है कि हम मैट्रिक्स का इंट्रोड्यूस हम इसलिए किए लीनियर अलजेब्रा में कि जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाए और वहां से वैरायटी ऑफ थॉट क्रिएट किए और फिर सॉल्यूशन के बिहेवियर की बात किए, इसलिए मैट्रिक्स इन्वॉल्व हुआ लीनियर अलजेब्रा में, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की जरूरत थी अपने को। सर मैट्रिक्स नहीं होता तो, अरे मैट्रिक्स नहीं होता तो हम कैसे निकालते भाई, बहुत टफ हो जाता, द वेरी टीडियस एंड कॉम्प्लिकेटेड। ये इसका मतलब सर अगला इसके बाद क्या पढ़ाओगे, इसके बाद मैं लिखूंगा मैट्रिक्स, अगली क्लास में जब लिखूंगा तो मैट्रिक्स से स्टार्ट करूंगा, मैट्रिक्स से स्टार्ट करूंगा, अब मैट्रिक्स चालू होगा। अब तो मैट्रिक्स तक पहुंचने की ये स्टोरी है। अब मैट्रिक्स एलिमेंट्स, रोज, कॉलम सब बात करूंगा मैं, अब मैट्रिक्स लिखूंगा अगले लेक्चर में। अब बताओ सबको समझ आया, सबको समझ आया, ये सब नोट करनी चाहते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। मैं चाहता हूं कि आप सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से पढ़े, आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपके सोचने का नजरिया बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आप चाहते क्या हो। अब सिर्फ थोड़ी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, मैथ सॉल्व कराऊंगा और बोलूंगा कि मैं क्वेश्चन करा देता हूं, गेट के क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे, वो फिर मेरी जरूरत नहीं है आपको। फिर अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मेरी जरूरत नहीं है, वो तो फिर क्या ही बात बची। ये हुआ आपके पास, ये पहला लेक्चर था। किसी को डाउट, सबको ये स्टोरी क्लियर हुई कि नहीं कि हम मैट्रिक्स क्यों पढ़ने जा रहे हैं, सबको वो डिटर्मिनेंट की स्टोरी चालू हुई, जो बॉक्स था 2 लाइन का, 2 पैरेलल लाइन के बीच में 4 नंबर रखे थे, और मैट्रिक्स क्यों चाहिए हमको, लीनियर अलजेब्रा हम बोलते हैं लेकिन पढ़ते मैट्रिक्स क्यों है, आई थिंक क्लियर हुआ आपको। अब दिल से बताना यार, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, मेरे को लगता नहीं कि किसी को डाउट होगा कि हम कल मैट्रिक्स क्यों पढ़ेंगे, मतलब अगली क्लास वेडनेसडे हम मैट्रिक्स क्यों पढ़ेंगे।
और आपके नोट्स में वही चीज आना चाहिए जो जो मैं बोलते जा रहा हूं। अब थोड़ी कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या था वो बता दिया, इतना नोट कर लिए। अब ये तो हम जब हम पढ़ेंगे तब ये सब देखेंगे, रैंक क्या होता है, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब तो बातें करेंगे ना। अब तो चैप्टर चालू होगा कल से, मतलब अगली क्लास से, वेडनेसडे को होगा नेक्स्ट क्लास। बिल्कुल सबको अच्छा लगा? ठीक है, अब बस क्या करना मालूम, आपको अगर सच में अच्छा लगा तो आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा। आपको सच में लगा, हो सकता है आप अभी मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन आप इस वीडियो के कमेंट्स में जाके बताइएगा कि आपको यह समझ आया कि सर लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विथ साइमल्टेनियस टू इक्वेशंस क्या होता है। हम जब पढ़ते हैं सर अपने इंजीनियरिंग मैथ्स तो सर यही पढ़ते हैं डायरेक्ट, इसलिए मैट्रिक्स बनाते 3x3 का, क्योंकि हम पढ़ते ही है। और वो हम नहीं पढ़ते जो हम 10th में पढ़ चुके हैं, जबकि गेट वाला वो भी पूछता है, ये तो खूब पूछता है लेकिन गेट वाला वो भी पूछता है। गेट वाला बोलने से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, गेट एग्जाम की बात कर रहा हूं। ओके, आई होप आपको क्लियर। तो अब हम अपनी स्टोरी चालू करेंगे मैट्रिक्स की। तो आप और मैं आपको ना अच्छा पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ कहां मिलेगा, अपन दे देंगे, क्यों पीडीएफ भी दे देंगे, अपने को तो कोई इशू नहीं है, डर मतलब आप मैं तो सब प्रोवाइड कर दूंगा, तो हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे आपको, पीडीएफ भी दे देंगे कमेंट सेक्शन में। अब तो किसी बात का कुछ है ही नहीं यार, पीडीएफ भी दे दूंगा मैं आपको डीपीपी वगैरह भी प्रोवाइड करूंगा। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की डीपीपी, किसी के क्वेश्चन, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय उमेश धांडे जो कॉपी में लिखे हो, इस कॉपी को और जो मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड करूंगा उसको सब रखना। ओके चलो, ये पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आई होप आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करेंगे कि आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करेंगे आप। तो सेशन को एंड करते हैं अपन, कल मैं मिलता हूं जितने लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले लोग हैं, सिग्नल सिस्टम एपिसोड नंबर 7, एपिसोड नंबर 7 में मिलूंगा मैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एपिसोड नंबर 6 तक आप देख चुके होंगे, और एपिसोड नंबर 7 में कल रात को 7 बजे मैं आपसे मिलूंगा। अच्छा लगा मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, कैसे समझाऊं, कैसे एक्सप्रेस करूं, और क्या करूं और क्या ना करूं, प्रेशर में था मैं कि कैसे बातें होगी, बट ठीक है, अच्छा रिलैक्स फील कर रहा हूं। तो चलो कल मिलते हैं अपन सिग्नल सिस्टम में, और परसों मिलेंगे वेडनेसडे। लिंक बना दो तुम वेडनेसडे का 7 बजे, वेडनेसडे का 7 बजे लिंक बन चुका है, और हम वेडनेसडे मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा सच में कैसे लगा, टाइम लेके बता दीजिएगा, भले चाहे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, लेकिन सच में बताइएगा, और जेन्युइन कमेंट्स यार, जो आपको लगे इंप्रूवमेंट की नीड तो इंप्रूवमेंट की नीड बता दीजिएगा। वैसे मेरे को लगता नहीं कि इंप्रूवमेंट की कोई नीड होगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन, ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।